ड्राइव कब से करने लगे और इसलिए तुम ड्रिंक नहीं कर सकते? अद्वैत, छोड़ो उसे। इसे ऐसे भी कोई अच्छी चीज पसंद कहाँ आती है। इस पर अपना टाइम मत वेस्ट करो। अच्छा है उन्हें अपनी जगह पता है। वैसे भी सबको घी हजम नहीं होती। ये बातें सुनने में बहुत ही ज्यादा कड़वी थी, लेकिन वहां बैठे किसी को भी जैसे ईशा के शब्द सुनाई नहीं दिए। लेकिन ये सब सुनकर अदिति वहां से उठ गई और आरव के पास आकर खड़ी हो गई। आज हम सब बहुत मुश्किल से एक साथ बैठे हैं, तो गाइस एक ड्रिंक हो जाए। सबने अपने अपने ग्लासेस उठा लिए और रेड वाइन पीने लगे। सबने अपना ग्लास खत्म कर लिया था। निखिल अद्वैत की तारीफ का मौका कैसे छोड़ सकता था। उसने सेटिस्फेक्शन के साथ अपनी आंखें बंद की और अपना सिर हाँ में हिलाया। वाइन तो सच में बहुत अच्छी है। इसका टेस्ट तो सबसे अलग है। वाह, मैंने ऐसी वाइन आज तक कभी नहीं पी। आज का दिन तो सच में हमारे लिए बहुत स्पेशल है। आज हमारे फैमिली मेंबर्स हमारी मदद के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। अब पता नहीं फिर से हम ऐसा गेट टुगेदर कब कर पाएंगे। अगर आपको ये वाइन इतनी पसंद आई है तो मैं आपके हर एक फैमिली मेंबर को एक एक वाइन की बोतल गिफ्ट में दे दूंगा। हमें तुमसे कोई गिफ्ट लेना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम्हारा इतना ही मन है तो हम जरूर ये एक्सेप्ट कर लेंगे। बीना, मुझे अभी भी लग रहा है कि अगर तुमने अदिति की शादी के टाइम में थोड़ी और कोशिश की होती तो तुम्हें एक और अच्छा दामाद मिल सकता था। ये सुनते ही बीना जी ने आरव को घूरते हुए देखा। जब भी जितनी बार भी कोई आरव का जिक्र करता था, बीना जी ना चाहते हुए भी गुस्से से लाल हो जाती थी। शनाया ने जब देखा कि फाइनली उसके रिलेटिव्स अद्वैत की वजह से उसकी मॉम की तारीफ कर रहे हैं, तो उसने खुशी से अद्वैत को सबके सामने ही गले से लगा लिया। वहीं सब ड्रिंक करते हुए एंजॉय कर रहे थे। उन्हें देखकर लग रहा था जैसे आरव वहाँ था ही नहीं। तभी किचन से असिस्टेंट शेफ अपने हाथ में ट्रे लेकर वहां आ गए और मुस्कुराते हुए उसे टेबल पर रख दिया। आप लोग प्लीज खाना एंजॉय कीजिए। हेड शेफ ने सब कुछ अपने हाथों से बनाया है। सबने खाना उठाया और खाने लगे। खाना खाते ही उनकी आंखें चमक उठी थी। ये पनीर बिरयानी कितनी टेस्टी है। ये चिली पनीर और कढ़ी भी। मैंने आज तक इससे अच्छी टेस्टी दाल और रायता टेस्ट नहीं किया है। सब कुछ कितना टेस्टी है। हेड शेफ के हाथों में तो जादू है। अद्वैत के चेहरे से स्माइल हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। सब हेड शेफ की तारीफ कर रहे थे, मतलब वो इनडायरेक्टली उसके होटल की तारीफ कर रहे थे। तभी हेड शेफ अपने हाथ में ट्रे पकड़े बाहर आया। उस ट्रे में व्हाइट ट्रफल्स का डिश था। आप सब लोग बहुत लकी हैं कि आपको व्हाइट ट्रफल्स टेस्ट करने का मौका मिल रहा है। हेड शेफ ने ट्रे को टेबल के बीच में रख दिया और उसे कट किया। उसने उसके पास में ही चीज की एक स्मॉल डिश रख दी। मुझे पहले से पता नहीं था कि आज हम व्हाइट ट्रफल्स भी बनाने वाले हैं, इसलिए मेरे पास उसे बनाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं थे। लेकिन इसे हम नॉर्मली चीज के साथ भी खाते हैं। आप लोग प्लीज ट्राई कीजिए। सबने व्हाइट ट्रफल्स की तरफ देखा जो अभी पीसेस में कटा हुआ था। वो दिखने में तो ऑर्डिनरी था, लेकिन उसकी बहुत तेज खुशबू आ रही थी, जिसे इग्नोर करना वहाँ बैठे सभी के लिए मुश्किल था। ये तो वही सैलेड की तरह लगेगा। हेड शेफ, आप और कोई डिश बनाते तो वो शायद इससे बेटर ही लगता, पर कोई नहीं, इससे काम चला लेते हैं। लेकिन कहीं इसे खाने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, जैसे एलर्जी या डायरिया? ईशा की बातें सुनकर हेड शेफ की स्माइल गायब हो गई। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। उसने अद्वैत की तरफ देखा। अगर वो अद्वैत के अंडर काम नहीं कर रहा होता तो इस तरह एक अच्छे डिश की इंसल्ट करना वो कभी बर्दाश्त नहीं करता। आप लोग प्लीज खाने को एंजॉय कीजिए, लेकिन इस तरह व्हाइट ट्रफल्स की इंसल्ट मत कीजिए। आप लोगों को शायद मैं व्हाइट ट्रफल्स की कीमत समझा नहीं पाया हूँ, या शायद आप लोग समझना नहीं चाहते। हेड शेफ की सीरियस बातें सुनकर ईशा चुप हो गई। वो व्हाइट ट्रफल्स के बहाने आरव की बेइज्जती करना चाह रही थी और शायद उन्हें ये होते हुए दिख नहीं रहा था, और वो लोग हेड शेफ को कुछ कह नहीं सकते थे, इसलिए वो चुप हो गई। हेड शेफ, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? हम तो बस मजाक कर रहे थे। आप बैठिए ना। हेड शेफ ने अपने हाथ के इशारे से इनकार कर दिया। नहीं, थैंक यू आपकी काइंडनेस के लिए, और ये फैमिली गैदरिंग है और इसमें मेरी जगह नहीं। मैं मिस्टर अंबानी के पास बैठ जाऊंगा। बीना जी हेड शेफ को रोकना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलती, वो आरव के पास चले गए। मिस्टर अंबानी, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ प्लीज बैठिए ना।
कुछ ही देर में असिस्टेंट कुक अपने हाथ में 3 प्लेट खाना लेकर बाहर आ गया। हेड शेफ ने जब आरव को अकेले बैठा देखा, उसके लिए कुछ स्पेशल डिशेस बनाने का सोचा ताकि उसका मूड ठीक हो सके। हेड शेफ ने असिस्टेंट को उनके साथ बैठने के लिए कहा। मिस्टर अंबानी, काम के टाइम मैंने कभी ड्रिंक नहीं की है, लेकिन आज मैं वाइन तो नहीं पर उसकी जगह पर वाटर ग्लास टोस्ट करता हूँ। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं आपके साथ एक ही टेबल पर बैठकर खाना खा रहा हूँ। मेरे लिए भी खुशी की बात है। बाय द वे, आप बहुत स्वीट हैं शेफ। शनाया की नजर जब मुस्कुराते हुए आरव पर पड़ी तो उसका चेहरा उतर गया। कितना अच्छा वाइन मिल रहा था, लेकिन पानी की ही औकात है तो पानी ही सही। और ये तुम्हारा शेफ कुछ ज्यादा ही उसकी साइड नहीं ले रहा। अद्वैत भी हेड शेफ को आरव को इतना पोलाइटली ट्रीट करते हुए देखकर हैरान था, पर उसकी नजर में भी हेड शेफ की कीमत एक सर्वेंट से ज्यादा नहीं थी। अच्छा है ना, दोनों को अपनी औकात और अपनी जगह अच्छे से पता है। तुम क्यों अपना मूड खराब कर रही हो डियर? खाना खाओ, एंजॉय करो। अद्वैत की बात सुनकर शनाया भी हंसने लगी। टेबल पर बैठे सभी खाते हुए ड्रिंक कर रहे थे और लगातार अद्वैत की तारीफ कर रहे थे। जब उन लोगों ने व्हाइट ट्रफल्स ट्राई किया तो वो उसके टेस्ट और उसकी खुशबू से हैरान थे। सबको लग रहा था कि व्हाइट ट्रफल्स की खुशबू के आगे वाइन की खुशबू कुछ नहीं थी, लेकिन किसी ने व्हाइट ट्रफल्स की तारीफ में एक भी शब्द नहीं कहा। वो बस चुपचाप उसे खा रहे थे। अदिति ने व्हाइट ट्रफल्स का बस एक ही पीस उठाया था, तब तक बाकियों ने सब खत्म कर लिया। अदिति बार बार आरव की तरफ देख रही थी। अब जाकर आरव दोनों शेफ्स के साथ बातें करते हुए खा रहे थे। ये देखकर वो रिलैक्स्ड हुई। रात के 12 बज गए थे और खाना खाकर सबसे मिलने के बाद सब निकलने को रेडी हुई। अद्वैत सबसे पहले बाहर आकर अपनी पॉश के पास गया। उसे देखते ही सब फिर से अद्वैत की तारीफ करने लगे। ये कितनी अच्छी कार है। इस कार की कीमत 80 लाख से भी ज्यादा है। ऑर्डिनरी पर्सन इसे खरीद भी नहीं सकते। अद्वैत स्टाइल से अपनी कार के अंदर बैठ गया। उसने कार की विंडो नीचे की और डिसअपॉइंटमेंट के साथ कहा, इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि इसमें सिर्फ 2 लोग ही बैठ सकते हैं, तो मैं आप लोगों को एक साथ नहीं बैठा पाऊंगा। कोई बात नहीं, निखिल भी अपनी कार लाया है। उसकी कीमत इतनी ज्यादा तो नहीं है, पर उसमें स्पेस बहुत है। हम सब उसके साथ चले जाएंगे। आप सब लोग यहीं वेट कीजिए, मैं कार लेकर आता हूँ। ये कहकर निखिल वहाँ से चला गया। अदिति के अंकल का बेटा भी वहाँ से अपनी कार लेने गया। कुछ देर में वो लोग कार लेकर आ गए और धीरे धीरे कर सब उसमें सेटल हो गए। बाहर सिर्फ आरव और अदिति रह गए थे। ये देखकर अद्वैत के चेहरे पर शातिर स्माइल आ गई। अदिति, अभी बाहर ठंड हो रही है और तुमने कितने थिन कपड़े पहने। तुम मेरी कार में आ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। अरे नहीं, मैं और आरव अपनी कार से जाएंगे। अदिति दी, अद्वैत तुम्हारी हेल्प करना चाहता है, लेकिन शायद लगता है आपको आरव के साथ बाइक पर ही जाना है। ऐसी कोई बात नहीं है शनाया, हम सच में यहाँ कार से आए हैं। अदिति की बात सुनकर अद्वैत ने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई तो उसकी नजर BMW पर पड़ी, लेकिन उसने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ तो मुझे कोई कार नहीं दिख रही। अगर कार है तो उसमें बैठकर निकल जाओ। अद्वैत को लगा कि अदिति आरव की इज्जत सबके सामने बचाने के लिए कार का झूठा नाटक कर रही है, लेकिन वो आरव की इज्जत रहने कैसे दे सकता था, इसलिए उसने ये कहा, तुमने हमारी कार को ब्लॉक कर रखा है। तुम यहाँ से निकलोगे तभी तो हम अपनी कार निकाल पाएंगे। अद्वैत शॉक्ड होकर आरव को देखता रह गया। उसने अपनी नजरें BMW कार पर डाली और कंफ्यूजन के साथ फिर से आरव को देखने लगा। तुम्हारा मतलब है कि ये BMW कार तुम्हारी है? आरव ने हाँ में सिर हिला दिया। वैसे आरव, तुम्हारे सपने तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन सॉरी, ये तुम्हारे सपने ही हैं, तुम्हारी हकीकत नहीं। तुम्हारी हकीकत तुम्हारी बाइक है। ठीक है, तुम लोग आते रहना, हम निकल रहे हैं। आरव, तुम अभी यहाँ पर भी मुझे एम्बैरेस मत करो। अरे अगर तुम BMW का एक टायर भी खरीद लो तो मैं खुश हो जाऊंगी। तुम्हारी इतनी औकात होती तो क्या ही बात थी।
इन सब की बातें सुनकर आरव ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और अपनी पॉकेट से अपनी कार की चाबी निकाल ली और बटन प्रेस किया। अचानक से ही BMW की लाइट जलने लगी और बीप साउंड होने लगा। ये देखकर वहां खड़े हर एक के चेहरे पर शॉकिंग एक्सप्रेशंस आ गए। सबने एक साथ आरव की तरफ डिसबिलीफ के साथ देखा। ये इम्पॉसिबल है। आरव अद्वैत के चेहरे की तरफ बिना किसी एक्सप्रेशन के देखने लगा। प्लीज रास्ते से हट जाओ, मुझे अपनी कार बाहर निकालनी है। अद्वैत को झटका लगा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर जोर से एक थप्पड़ मार दिया हो। फिर वो अपनी कार की तरफ देखने लगा। इस BMW के रेट में तो उसकी 2 कार आ जाती। गुस्से से उसने कार स्टार्ट कर दी और वहां से आगे बढ़ने वाला था कि तभी आरव ने उसे रोक दिया। अद्वैत, तुमने ड्रिंक की हुई है और ड्रिंक करके ड्राइव करना सेफ नहीं है। रास्ते में कुछ हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम अपनी कार यहीं छोड़ दो। तुम हमारे साथ क्यों नहीं आ जाते हो? मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। आरव की बातें सुनकर अद्वैत गुस्से से घूर कर उसे देखने लगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसने गैस पैडल पर अपना पैर रखा और गाड़ी आवाज करती हुई वहां से निकल गई। अद्वैत के जाने के बाद आरव निखिल की तरफ मुड़ा। तुम अभी निकल रहे हो या मेरे कार स्टार्ट होने का वेट कर रहे हो? कुछ देर पहले ही निखिल ने आरव का मजाक उड़ाया था। उसने भी जल्दी से अपनी कार स्टार्ट की और वहां से निकल गया। अदिति के दूसरे अंकल पीछे से अपनी कार लेकर आए और आरव के सामने रुक गए। अदिति, तुम्हारी बहुत तरक्की हो रही है। तुमने इतनी एक्सपेंसिव कार अफोर्ड कर ली। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुम फ्यूचर में बहुत अमीर बन जाओ, तो मुझे भूलना मत। अपने अंकल की बात सुनकर अदिति उनको एक्सप्लेन ही करने वाली थी कि ये कार आरव ने कैसे खरीदा है, लेकिन फिर उसे आरव की रिक्वेस्ट याद आई कि अदिति इस कार के बारे में किसी को भी कुछ न बताए। ये सब तो आपकी ब्लेसिंग्स का नतीजा है अंकल। अगर फ्यूचर में मैं आपके किसी काम आ सकूं तो मेरे लिए खुशी की बात होगी। तभी कार की बैक साइड की विंडो नीचे हुई और अदिति की आंटी ने अपना चेहरा बाहर निकाला। बेटा, तुम्हारे एक चाची भी है, उसे भी भूल मत जाना। ठीक है, तुम लोग अच्छे से जाना, हम निकलते हैं। अदिति ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर उन सबको बाय कहा। वो निकले ही थे कि तभी हेड शेफ अपने हाथ में सामान का बैग लिए बाहर आ गए। उनके पीछे असिस्टेंट भी आ रहा था। मिस्टर अंबानी, मैं फ्यूचर में आपसे मिलना चाहूंगा और जब भी आप हमारे होटल में आएंगे तो मैं आपके लिए स्पेशल डिशेस बनाकर आपको सर्व करूंगा। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा मिस्टर अंबानी। हेड शेफ को देखकर आरव के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। हेड शेफ अब तक जब भी आरव से मिले थे उन्होंने आरव को बहुत अच्छे से ट्रीट किया था, उसे इज्जत दी थी। थैंक यू हेड शेफ, हैव अ गुड नाइट। दोनों शेफ वहां से निकल गए। उनके जाते ही शनाया आरव के सामने आ गई और उसे गुस्से से घूरने लगी। अदिति दी, क्या सच में ये कार आपने खरीदी है? हाँ, ये मैंने आज ही खरीदा है, इसीलिए मुझे टाइम ही नहीं मिला आप सबको इस बारे में बताने का। अदिति दी, ये कार तो बहुत महंगी है। आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? आपने हमसे पैसे छुपा कर रखे थे। शनाया को इस बात पर जरा सा भी विश्वास नहीं था कि आरव के पास पैसे हो सकते हैं, क्योंकि इतने सालों में उसने आरव को कोई काम करते नहीं देखा था और अब जाकर उसने ही आरव की जॉब लगवाई थी और वहाँ काम करते हुए उसे कुछ ही दिन हुए थे, तो अभी उसके पास पैसे होने का सवाल ही नहीं था। बीना जी भी शक भरी नजरों से अदिति की तरफ देख रही थी। अब तक अदिति जितने भी पैसे कमा रही थी उसके बारे में उसकी पूरी फैमिली को पता था और अपनी आधी कमाई हर महीने वो घर के लिए खर्च कर देती थी। और उसके बाद भी अगर उसने इतना एक्सपेंसिव कार लिया था तो ये उन सब के लिए बहुत बड़ी बात थी। अदिति ने अपना सिर झुका लिया और आरव की बातों को याद कर धीमी आवाज में बोली, मैंने कार डाउन पेमेंट पे लिया है, मैं इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट पे करूंगी। तुमने कितना डाउन पेमेंट दिया है? ये इतनी एक्सपेंसिव गाड़ी है तो उसका डाउन पेमेंट भी कम तो होगा नहीं। मैंने 30% पेमेंट किया है। मेरे पास पैसे कम पड़ रहे थे इसलिए मैंने क्रेडिट कार्ड का भी यूज किया है। और फिर अब तो आरव की भी इनकम शुरू हो गई है तो हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। अदिति दी, आरव की नौकरी का तो कोई ठिकाना नहीं है और अगर उनके काम से पैसे आएंगे भी तो उससे वो अपना घर संभाल ले, वही बड़ी बात होगी। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको ये कार खरीदने की क्या जरूरत थी। ये कार खरीदकर आपको कोई बेनिफिट नहीं हुआ सिवाय इसके कि आप शो ऑफ कर सके और अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर सके। शनाया बिल्कुल ठीक कह रही है।
तुम अभी के अभी इस कार को जाकर वापस करो। हमारे पास करने के लिए और भी बहुत सी इम्पोर्टेंट चीजें हैं। अब तुम्हारे शो ऑफ का नतीजा ये होगा कि सबको लगेगा कि तुम अमीर बन गई हो और फ्यूचर में ये बात हमें ही परेशानी में डालेगी और इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। आरव ने जब देखा कि अदिति को सब सुना रहे हैं तो वो अदिति के सामने आ गया। मॉम, आपको इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिला है और मेरे मैनेजर ने कहा है कि वो मुझे 20% बोनस भी देंगे। तो मुझे जैसे ही मेरी सैलरी मिलेगी मैं कार का पेमेंट कर दूंगा। तुम पे करना चाहते हो तो ठीक है, पर तुम मुझे बस इतना बताओ कि तुम्हारे प्रोजेक्ट का 20% बोनस कितना होगा, 1000 या 2000 रुपए? मैंने अभी तक ये पूछा तो नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कि इतना तो कम नहीं होगा। आरव ने वाकई में आज तक अपने बोनस या बेनिफिट्स के बारे में नहीं पूछा था, पर इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि ये कार उसने पूरे तरीके से खरीद लिया था। अब उसे कोई लोन पे नहीं करना था। अभी उसने झूठ इसलिए कहा था ताकि वो लोग अदिति से और ज्यादा सवाल ना करें। यानी कि तुमने अभी तक कुछ बात ही नहीं की है। मतलब ये है कि अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होता है तो फिर तो तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। फिर तुम्हें तो एक और बहाना मिल जाएगा पेमेंट ना करने का, और ये पेमेंट भी अदिति को ही करना पड़ेगा, है ना? मॉम, अगर आरव ने कहा है तो कुछ सोचकर ही कहा होगा। प्लीज अब हमारे लिए इतनी फिक्र मत कीजिए, हम संभाल लेंगे। अब उसे एक मौका तो दीजिए। ठीक है, मैं उसे एक मौका दूंगी, लेकिन उसे खुद को साबित करना होगा। अगर वो ये डील फुलफिल कर पाता है तो आगे से मैं तुम दोनों के रिश्ते में कभी भी इंटरफेयर नहीं करूंगी। लेकिन ये कहते हुए बीना जी आरव की तरफ मुड़ी और उसकी आंखों में देखने लगी। अगर आरव अपनी बात पूरी नहीं कर पाया तो उसे तुम्हें डिवोर्स देना होगा और हमारी फैमिली को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाना होगा। क्या तुम्हें ये मंजूर है आरव? मॉम, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। ठीक है, आई प्रॉमिस कि मैं ऐसा ही करूंगा। अदिति और बीना जी बिल्कुल शॉक्ड होकर आरव को देखने लगे। अदिति ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आरव उसे डाइवोर्स देने की बात पर कभी हामी भी भर सकता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, ये सोचकर कि अगर आरव अपनी बात पूरी करने में फेल हो जाता है तो क्या होगा। दूसरी तरफ बीना जी के चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। जब से उन दोनों की शादी हुई थी तब से लेकर अब तक उन्होंने बहुत कोशिश कर ली थी कि आरव और अदिति अलग हो जाएं, और उन्होंने कई बार चाहा भी था कि वो आरव को गुस्सा दिलाकर अदिति से दूर कर दे, लेकिन हर बार फेल हो गई। पर आज आरव ने उनसे वह प्रॉमिस भी कर दिया था। ये सोचकर ही उन्हें लग रहा था जैसे उन्होंने ये लड़ाई जीत ली है। आरव अपनी बात से ना भागे, इसलिए वो आरव के सामने आकर खड़ी हो गई। ठीक है, ये तुमने खुद कहा है और सबने सुना है, तो अपनी बात से मुकरने के बारे में सोचना भी मत। मैं आरव अंबानी ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। बीना जी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। आज पहली बार था जब वह आरव को देखकर मुस्कुरा रही थी। अदिति को परेशान देखकर आरव ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। अदिति, हम घर वापस चले। मॉम, हम घर वापस जा रहे हैं। आरव ने कार का डोर ओपन किया और अदिति को उसमें बिठा दिया। कार की लाइट्स चल रही थी। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी वहां से बाहर निकल गई। जब कार उनकी नजरों से दूर हो गई तब बीना जी शनाया की तरफ मुड़ी। शनाया, अद्वैत ने कहा था कि आरव की कंपनी का सीईओ का दोस्त है, राइट? हाँ, लेकिन आप ये क्यों पूछ रही हैं? यही वो मौका है जब हम तुम्हारी बहन की जिंदगी बचा सकते हैं। उस आरव को तुम्हारी बहन की जिंदगी से बाहर फेंक सकते हैं। तुम कुछ भी करो और अद्वैत से कहो कि वो आरव के प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल ना होने दे। बीना जी क्या कहना चाह रही थी, शनाया एक ही पल में समझ गई। शनाया हमेशा से ही अपनी माँ की हर बात मानती थी। आज शनाया का आरव से इतना नफरत करने की एक वजह ये भी थी कि उसने अपनी माँ के मुंह से आरव के लिए हमेशा बुरी बातें ही सुनी थी। जब आरव और अदिति की शादी हुई थी तब शनाया अपने कॉलेज में थी और इस वजह से वो ज्यादातर अपना टाइम कॉलेज में ही बिताती थी। तब
अब ना ही उसकी बीना जी से इतनी बातें होती थी और ना ही उसके मन में इतना जहर था। लेकिन अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जब वो अपने पेरेंट्स के साथ रहने लगी, तब बीना जी की नफरत का असर उस पर भी होने लगा। और अब टाइम के साथ शनाया आरव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, वो उससे नफरत करती है। उसने काफी पहले ही आरव को जीजू बोलना बंद कर दिया था और अपनी माँ के कहने पर वो आरव को उसके नाम से ही बुलाती थी। ठीक है मॉम, मैं कल ही इस बारे में अद्वैत से बात करूंगी। बीना जी ने खुशी से हाँ में सिर हिलाया। वो दोनों घर के अंदर चले गए। वहाँ से निकलने के बाद आरव और अदिति अपने घर की तरफ जा रहे थे। आरव, तुमने मॉम की उस बात पर हामी क्यों भरी? आरव ने मुस्कुराते हुए अदिति की तरफ देखा और अपने एक हाथ को अदिति के हाथ के ऊपर रख दिया। डियर, तुम प्लीज मुझसे नाराज मत हो। मेरी लाइफ में हमेशा तुम ही रहोगी। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है और हमेशा करता रहूंगा। और जब मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मैं तुम्हें छोड़ कैसे सकता हूँ? आरव ने एक गहरी सांस ली और सामने सड़क पर देखते हुए गाड़ी चलाने लगा। और रही बात मेरे प्रोजेक्ट की, तो मेरा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो चुका है। प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है उसे लेकर हमारी बात हो चुकी है और मैं कल ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूँ। तो मैं कहीं से भी हार नहीं सकता। अब समझ रही हो तुम? सच में आरव? अदिति के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई थी। वो एक्साइटेड होकर आरव की तरफ मुड़ गई। अगर ऐसी बात है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो बेवजह ही डर गई थी। मुझे खुद भी कहाँ पता था कि मेरी मॉम मेरे सामने ऐसी कोई शर्त रखने वाली है। मॉम ने हमेशा से ही तुम्हें गलत समझा है। उन्होंने कभी तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं की। आई एम सॉरी फॉर दैट आरव। आरव जानता था कि आरव और उसकी मॉम के बीच के रिश्ते सुधारने के लिए अदिति ने हमेशा से ही कोशिश की थी, लेकिन वो कभी पॉसिबल नहीं हो पाया था। आरव, तुम तो 2 गिफ्ट्स लाए थे ना? फिर तुमने वहाँ एक ही गिफ्ट क्यों दिया? ये गिफ्ट तुम्हारे लिए था। मेरे लिए? अदिति ने कार की पिछली सीट पर देखा। वो गिफ्ट बॉक्स अभी भी वहीं पर था। उसने जल्दी से उसे उठा लिया। इसमें क्या है? क्या इसमें भी कोई खाने वाली चीज है? वैसे वो व्हाइट ट्रफल बहुत ही ज्यादा टेस्टी था, पर मुझे सिर्फ एक ही पीस खाने को मिला, क्योंकि जब तक मैं उसे खाने गई तब तक वो खत्म हो चुका था। अदिति ने उस डिश को याद करते हुए अपने होठों को बाइट किया। अगर तुम्हें अच्छा लगा तो मैं कल ही तुम्हारे लिए कुछ व्हाइट ट्रफल्स लेकर आऊंगा और खुद तुम्हारे लिए बनाऊंगा। नहीं आरव, व्हाइट ट्रफल्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं। उसे खाना हमारे बस की बात नहीं है। उसे खाते हुए तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे मैं गोल्ड खा रही हूँ। अदिति ने वह गिफ्ट बॉक्स ओपन कर लिया और उस बॉक्स के अंदर से एक जोड़ी व्हाइट ब्रेसलेट निकाल लिए। अदिति उस ब्रेसलेट को देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गई थी। वाओ आरव, ये ब्रेसलेट तो कितना ब्यूटीफुल है। उसने ब्रेसलेट निकाल कर उसे अपने लेफ्ट हाथ में पहन लिया। वो व्हाइट ब्रेसलेट उसका प्यारा और मुलायम हाथ की खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा था। आरव, तुमने ये भी खरीदा है क्या? मैंने इसे खरीदा नहीं है, बल्कि इसे मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया है। वो व्हाइट ट्रफल्स भी मुझे मेरे फ्रेंड ने ही दिया था। ये सुनकर अदिति हैरान हो गई। फ्रेंड ने दिया? पर तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हें इतना महंगा गिफ्ट क्यों दिया? मुझे ये ब्रेसलेट के बारे में उतना आइडिया तो नहीं है, पर मुझे अच्छे से पता है कि ये महंगी होती है। और वो व्हाइट ट्रफल, उसके बारे में तो हेड शेफ ने ही बताया कि वो कितना रेयरली मिलता है। और दोनों गिफ्ट्स मिलाकर तो तुम्हारे दोस्त का कितना खर्चा हो गया होगा। मेरे उस दोस्त का नाम निहाल है। वो मनाली बिजनेस ट्रिप के लिए आया था और तभी मेरी उससे मुलाकात हो पाई। उसने मुझसे कहा था कि वो मुझे कोई छोटा मोटा गिफ्ट देना चाहता है, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि वो इतना महंगा तोहफा देगा। पर तुमने अपने फ्रेंड के बारे में मुझे पहले कभी बताया क्यों नहीं? ठीक है, अगली बार वो जैसे ही यहाँ पर आएगा मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगा। ठीक है, पर आरव, ये गिफ्ट सच में बहुत महंगी है, तो हमें उन्हें लंच या डिनर पर बुलाकर उन्हें थैंक यू कहना चाहिए। अदिति ने अब कोई सवाल नहीं किया, लेकिन उस ब्रेसलेट को उठाकर वापस से बॉक्स में डाल दिया। तुमने ब्रेसलेट उतार क्यों दिया दीदी? तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? अदिति ना में सिर हिलाती हुई बोली। ये मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है आरव। तो मैंने डिसाइड किया है कि जब तुम्हारे दोस्त आएंगे तो हम उन्हें ये वापस कर देंगे। किसी से इतना महंगा तोहफा लेना अच्छी बात नहीं है।
उनकी कार शहर की चौक पर आ गई थी। उनके सामने एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर हर गाड़ी की जांच कर रहे थे। अदिति की नजर सामने गई। हनी, सामने देखो, ये कार तो अद्वैत की है ना? आरव ने अपनी कार धीमी कर दी। ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने अपना हाथ हिलाकर आरव को अपने पास आने का इशारा किया। सर हम चेक कर रहे हैं, ड्राइवर ड्रिंक करके ड्राइव तो नहीं कर रहे हैं। प्लीज आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। ओह नो, मतलब क्या अद्वैत फंस गया? ट्रैफिक पुलिस ने एक ब्रेथ लेजर आरव के सामने कर दिया। सर आप प्लीज इसमें सांस छोड़िए। आरव ने एक गहरी सांस ली और अपनी सांस उस ब्रेथ लेजर में छोड़ी। ट्रैफिक पुलिस ने ब्रेथ लेजर में देखा। आपने ड्रिंक नहीं किया, आप जा सकते हैं। ऑफिसर, वो सामने जो गाड़ी पोर्शा खड़ी है उसमें मेरा फ्रेंड है। क्या कोई प्रॉब्लम हुई है? शायद वो ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा था। उसे अपना ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ जब्त करना होगा। इतना सीरियस इशू हो गया? हम जाकर देख सकते हैं। वो हमारे साथ ही डिनर करके निकला था। तो आप जाकर उसे समझाइए, वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है। अगर वो ऐसे ही करता रहा तो उसके लिए कोई बड़ा एक्शन लेने पर हम मजबूर हो जाएंगे। अद्वैत शनाया का बॉयफ्रेंड था और इस वजह से अदिति सिर्फ वहां बैठकर उसे उसके हाल पर नहीं छोड़ सकती थी। उसने फौरन कार की डोर ओपन की और उसकी तरफ गई। आरव भी उसके पीछे आ गया। जब वो अद्वैत की कार के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अद्वैत दो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर से बहस कर रहा है। उसके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा था। उसकी नजर जैसे ही आरव और अदिति पर पड़ी, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस और भी ज्यादा डार्क हो गए। उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसे इस हालत में देखकर आरव उस पर हंसेगा। इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने तेज आवाज में बोलना शुरू कर दिया। मैं आप लोगों को वार्न कर रहा हूँ, मेरे पापा इस शहर के सबसे बड़े आदमियों में से एक हैं। अगर आप लोगों ने मुझे अभी इसी वक्त नहीं छोड़ा तो आप लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं सिर्फ एक कॉल करूंगा और आप लोगों की ये वर्दी उतर जाएगी। तुम धमकी किसे दे रहे हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पापा कौन है, और अगर वो कोई मिनिस्टर भी है ना तो भी ड्रिंक करके ड्राइव करने के केस में तो तुम्हें बचा नहीं सकते। मैं उन्हें भी अरेस्ट कर लूंगा और तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम हमारे साथ कोऑपरेट करो। अदरवाइज तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। तुम लोगों को तो मैं अभी बताता हूँ। अभी अपने डैड को कॉल करता हूँ। ये कहकर अद्वैत ने अपना फोन निकाला और एक फोन कॉल करने लगा। वो जानबूझकर आरव और अदिति को इग्नोर कर रहा था। अपना फोन नीचे रखो और अपना जुर्म एक्सेप्ट करो। मैं फोन नीचे नहीं करूंगा। क्या करोगे तुम? फोन को नीचे रखो। थर्ड वार्निंग। ये कहने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने पेपर स्प्रे का एक बोतल निकाला और अद्वैत के सामने छिड़क दिया। चीखते हुए अद्वैत ने अपने फेस को कवर कर दिया। मेरी आंखें! अब तुम लोगों में से कोई भी नहीं बच पाएगा। इस सीन को देखते हुए अदिति अपनी जगह पर जम सी गई। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अद्वैत और ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स के बीच जाए। कानून को अपनी नजरों में छोटा समझने वाले, अब तुम्हें समझ आएगा कि तुमने क्या गलती की है। उठाओ इसे और इसे 15 दिन के लिए लॉकअप में डाल दो। दो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर सामने आए और वो अद्वैत को जोर से पकड़कर वहां से ले जाने लगे। ये देखकर आरव के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसे वो दिन याद आ गया जब उसे अद्वैत की वजह से जेल जाना पड़ा था। भक्तों अपने किए का अंजाम। अदिति परेशान होकर आरव की तरफ मुड़ी। आरव, अद्वैत को अरेस्ट कर लिया गया है। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हम कॉल करके शनाया को इस बारे में बता दें? अदिति तुम टाइम देखो। अगर हमने इस वक्त शनाया को कॉल किया तो सब बेकार में परेशान हो जाएंगे। और कल सुबह से पहले तो वैसे भी अद्वैत बाहर नहीं आ पाएगा और उस पर कोई बहुत बड़ा इल्जाम नहीं लगा। वो बस ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा था। उसने किसी का मर्डर नहीं किया। सो डोंट वरी, वो कुछ दिनों में बाहर आ ही जाएगा। तुम परेशान मत हो। आरव ने अपना हाथ अदिति के कंधों के ऊपर रख दिया और उसे वापस कार की तरफ चलने का इशारा किया। आरव, अद्वैत सच में बाहर आ तो जाएगा ना? मुझे डर लग रहा है कि अगर शनाया को पता चल गया कि हमने उसे सच नहीं बताया तो वो हम पर गुस्सा होगी और हमें ही ब्लेम करेगी। तुम परेशान मत हो, अद्वैत के पास उसके डैड है, वो उसे बाहर निकलवा लेंगे। और तुम अद्वैत की फिक्र करने से पहले मेरे बारे में सोचो। तुम्हें मेरे बारे में फिक्र करने की जरूरत है। तुम्हें क्या हुआ? आरव ने परेशान होकर अदिति की तरफ देखा। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। क्या? अदिति हैरान होकर आरव की तरफ देखने लगी। अब उसे समझ आ रहा था कि अगर वह कुछ देर में यहाँ से नहीं निकले तो आरव को भी जेल हो सकती है। मेरे
मेरी किस्मत अच्छी थी, इसलिए ट्रैफिक ऑफिसर ने मेरा लाइसेंस चेक नहीं किया, वरना वो समझ जाते कि मैं बिना लाइसेंस के ड्राइव कर रहा हूँ और मुझे अद्वैत का साथ देने के लिए जेल जाना पड़ता। ये सुनकर अदिति का सारा ध्यान आरव की तरफ शिफ्ट हो गया। आरव के पास ड्राइविंग लाइसेंस था, पर वह आउट ऑफ कंट्री का लाइसेंस था। उसके पास इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और दूसरी कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस हम इंडिया में यूज नहीं कर सकते हैं, तो उसे जल्दी से इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की जरूरत थी। एक्चुअली मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस था, पर वो मैंने खो दिया है। मैं कल ही जाकर एक नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाता हूँ। ये सुनकर अदिति थोड़ी सी रिलैक्स हुई। अभी उसे आरव की फिक्र होने लगी थी और इसलिए वह अद्वैत के मैटर को भूल गई। आरव भी यही चाहता था कि अदिति परेशान न हो, इसलिए अदिति को खुद के लिए फिक्र करते हुए देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। घर पहुंचते हुए रात के 1 बज गए थे। उन दोनों ने शावर लिया और सोने चले गए। अगली सुबह आरव ने जल्दी उठकर दोनों के लिए नाश्ता बना लिया था। दोनों ने साथ में ब्रेकफास्ट किया और काम के लिए निकल गए। आज हमारा पहला दिन है जब हम दोनों साथ में एक कार में बैठकर अपने काम पर जा रहे हैं। अदिति के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। वो बहुत खुश लग रही थी। याद से तुम आज अपना लाइसेंस बनवा लेना। बिना लाइसेंस के ड्राइव करना बहुत ही सीरियस मैटर होता है। हाँ, आज मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनवा दूंगा। आरव ने अदिति को उसके ऑफिस छोड़ दिया और खुद अपनी कंपनी की तरफ निकल गया। अभी उसने अपनी कार पार्क की ही थी कि तभी एक कार उसके ठीक बगल में आकर रुक गई। ये ललित की गाड़ी थी। ललित ने जैसे ही आरव को BMW कार से उतरते हुए देखा, वो शॉक्ड हो गया। ये तुम्हारी कार है? हाँ सर, ये मेरी कार है। आरव को हाँ कहने के बाद ललित का मुंह खुला का खुला रह गया। वो ये सोचकर हैरान था कि वो कंपनी का ओनर होते हुए एक मर्सिडीज से आया है और उसकी कंपनी का एक नया एम्प्लॉय जो आज तक बेरोजगार था, वो BMW से आया है। अगर तुम इतनी महंगी कार अफोर्ड कर सकते हो, तो तुमने मेरी कंपनी ज्वाइन क्यों की? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये काम करने की जरूरत है। नहीं सर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। एक्चुअली मैंने ये कार रेंट पर लिया है। एक्चुअली आज मैं डीमन ऑनर्ड कंपनी जा रहा हूँ ना, कंपनी की मैनेजर से मिलने के लिए। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं अपनी बाइक से जाऊंगा तो वो लोग कहीं मुझे नीचा ना देखें। उन पर अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए मैंने ये कार ली है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मेरी वजह से हमारी कंपनी के बारे में कोई भी गलत इमेज बनाए, ये मुझे मंजूर नहीं है। इसलिए मैंने ये BMW शो ऑफ के लिए लिया है। अगर आज मैं वहाँ की रिसेप्शनिस्ट से लंच के लिए पूछूंगा तो थोड़ी तो डिग्निटी मेरी भी होनी चाहिए ना। ये सुनने के बाद कि वो कार आरव ने रेंट पर ली है, ललित को थोड़ा बेटर फील हुआ। आरव का अपने काम के प्रति ईमानदारी देखकर वो मन ही मन उसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाया। ललित भी जितनी बार डेमन ऑनर्ड कंपनी गया था, वो अपनी लग्जरी मर्सिडीज लेकर गया था। उसने हर बार मैनेजर से लंच के लिए पूछा भी था, लेकिन हर बार मैनेजर ने उसके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। इसलिए काफी पहले ही ललित ने कोशिश करनी छोड़ दी थी और अब आरव कह रहा था कि वह कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला है। ये बातें ना चाहते हुए भी ललित को कंफ्यूजन में डाल रही थी। गुड वर्क, तुम्हारे पास बहुत अच्छे आइडियाज हैं। अगर कंपनी का हर एम्प्लॉय तुम्हारी तरह इतनी डिटेल में प्लानिंग करने लगा तो कंपनी की डबल ग्रोथ होने से कोई नहीं रोक सकता। आरव को कॉम्प्लीमेंट देने के बाद ललित ऑफिस के अंदर चला गया। आरव भी उसके पीछे पीछे कंपनी के अंदर आ गया। कंपनी की रिसेप्शनिस्ट लिली ने आरव को जैसे ही ललित के साथ अंदर आते हुए देखा, वो थोड़ी सरप्राइज हो गई। ललित अंदर चला गया और आरव साइन इन करने के लिए बाहर ही रुक गया। आरव की नजर जैसे ही रिसेप्शनिस्ट पर पड़ी, उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि आज रिसेप्शनिस्ट बाकी दिन से कुछ ज्यादा ही तैयार होकर आई थी। उसने हैवी मेकअप किया हुआ था, रेड लिपस्टिक और स्मोकी आईज के साथ आज वो वहाँ पर बैठी हुई थी। उसकी शर्ट के 2 बटन्स भी खुले हुए थे, जिससे उसकी आगे की स्किन दिख रही थी। आरव को वहाँ आते हुए देखकर वह आरव के सामने आकर खड़ी हो गई। वह आरव की तरफ थोड़ा झुकी, जिससे उसकी वाइट स्किन रिवील हो सके। आरव, क्या वो BMW सच में तुम्हारी थी? वो मेरी नहीं होती तो मैं उसे ड्राइव क्यों करता? तुम प्लीज मेरे रास्ते से हटो, मुझे साइन इन करना है। रिसेप्शनिस्ट ने अपनी नजरें उठाकर आरव की तरफ देखा और अपने लिप्स को सेडक्टिव वे में बाइट किया। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? क्या ऑफिस के बाद आज तुम फ्री हो? क्या हम साथ में डिनर के लिए कहीं बाहर चल सकते हैं?
आरव ने बिना किसी एक्सप्रेशन के उसके चेहरे की तरफ देखा। मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो प्लीज तुम मुझ पर ट्राई करना बंद कर दो। आरव की बात सुनकर रिसेप्शनिस्ट के चेहरे का रंग उड़ गया। वो गुस्से से आरव की तरफ देखने लगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की? और तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरे साथ डिनर के लिए चल सको। सिर्फ रोल्स रॉयस चलाने वाले लोग ही मुझे हासिल कर सकते हैं। आरव ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लिली रोल्स रॉयस से इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड होगी। वो सोचने लगा कि अगर उसे पता चल गया कि उस दिन वो वीआईपी कार में बैठने वाला आदमी कोई और नहीं आरव था, फिर उसका क्या रिएक्शन होगा। अगर आरव उसे खुद भी ये बात बताता, तब भी रिसेप्शनिस्ट उसकी बात को सच नहीं मानने वाली थी। उसे लगता कि वो बस बातें बना रहा है। तभी वहाँ दूसरा एम्प्लॉय आया, जिसे देखकर रिसेप्शनिस्ट अपने कपड़े ठीक कर वापस से अपनी सीट पर बैठ गई। आरव अंदर आ गया। कुछ देर में उसकी मीटिंग खत्म हो गई और वह कंपनी से निकल गया। वो अपनी कार से सीधे डेमिन ऑनर्ड कंपनी आ गया। बिल्डिंग के अंदर एंटर करते ही उसने देखा कि वहाँ हमेशा की तरह कुछ रिसेप्शनिस्ट बैठे बातें कर रहे थे। आरव अपने चेहरे पर एक स्माइल लिए उनके पास गया और सबसे सामने बैठी रिसेप्शनिस्ट अंजलि के सामने आकर रुक गया। मैम, मुझे मैनेजर सोफिया से मिलना है। आरव की बात सुनकर रिसेप्शनिस्ट अंजलि ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसे लगा जैसे पहले भी उसने आरव को कहीं देखा है। वो भूल गई थी कि आरव पहले भी वहाँ आ चुका था। मैम, मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। मैंने अपॉइंटमेंट के लिए एप्लीकेशन भी सबमिट किया था। आपने कहा था आप मुझे कॉल करेंगे। अच्छा, हाँ तुम वही हो। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है मैंने तो तुम्हें कॉल नहीं किया था और तुम्हारा अपॉइंटमेंट का एप्लीकेशन वो भी अप्रूव नहीं हुआ है। रिसेप्शनिस्ट अंजलि ने आरव का एप्लीकेशन उस दिन डस्टबिन में डाल दिया था। उसने मैनेजर सोफिया से आरव के बारे में बात ही नहीं की थी, लेकिन आरव को इस बारे में कुछ पता नहीं था। आप प्लीज एक बार मैनेजर सोफिया से बात कर लीजिए। आई एम श्योर कि उन्हें मेरे साथ मीटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि बिना एप्लीकेशन के अप्रूवल के तुम मैनेजर से नहीं मिल सकते हो। अगर मैं ऐसे तुम्हें उनके सामने लेकर जाऊंगी तो वो मुझ पर गुस्सा करेंगी। तुम चाहो तो एक और एप्लीकेशन सबमिट कर वापस जा सकते हो। मैं तुम्हें कांटेक्ट करूंगी, या तुम्हें एप्लीकेशन नहीं डालना है तो तुम वापस जा सकते हो। यहाँ खड़े रहकर मुझे परेशान मत करो। ये सुनकर आरव परेशान हो गया। उसे पता था कि निहाल सिंह ने काफी पहले ही मैनेजर से मीटिंग के लिए बात कर रखी थी और फिर इधर आरव ने भी अपॉइंटमेंट के लिए एक एप्लीकेशन फिल कर दिया था। आरव को लग रहा था कि इतना सब कुछ करने के बाद सोफिया उस मीटिंग के लिए कभी इनकार नहीं कर सकती थी। ये कैसे हो सकता है? मैनेजर मीटिंग के लिए मना कैसे कर सकती है? आरव ने निहाल को कॉल करने के लिए अपना फोन निकाल लिया। तभी उसे डोर से आते हुए कदमों की आवाज आई। वहाँ बैठे सभी रिसेप्शनिस्ट के चेहरे पर सरप्राइज के एक्सप्रेशन आ गए थे। वाओ, कियारा अग्रवाल यहाँ। ये स्क्रीन से ज्यादा तो रियल में ब्यूटीफुल लग रही है। सब जल्दी चलो, हमें उनका वेलकम करना है। फ्रंट डेस्क पर बैठी रिसेप्शनिस्ट अंजलि ने एक पेन और एक पेपर उठाया और कियारा की तरफ एक्साइटेड होकर बढ़ गई। मैम, हम सब आपके बहुत बड़े फैन हैं। मैम, क्या आप हमें ऑटोग्राफ दे सकती हैं? क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? आरव की नजर भी एंट्री गेट पर गई। एंट्री गेट पर खड़ी लड़की को देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो कियारा अग्रवाल थी, जिसने अपनी आंखों पर एक ब्लैक सनग्लासेस लगा रखा था। उसने अपने चेहरे से सनग्लासेस हटाया। वो स्टाइलिश फॉर्मल सूट पहने हाई हील्स के साथ चलती हुई आरव की तरफ आ रही थी। आरव सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ मैनेजर सोफिया से मिलने आया था। मुझे उनसे मिलकर एक एडवर्टीजमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। लेकिन रिसेप्शनिस्ट का कहना है कि मेरा एप्लीकेशन अप्रूव नहीं हुआ है, तो मैं मैनेजर सोफिया से नहीं मिल सकता। अच्छा, तो ये बात है। मैं आपको मैनेजर से मिलवा दूं? वैसे भी मैं मैनेजर सोफिया से मिलने ही जा रही हूँ, तो आप भी मेरे साथ आ जाओ। कियारा ने आरव को कुछ कहने का मौका नहीं दिया और उसका हाथ पकड़कर कंपनी के अंदर लेकर जाने लगी। ये नजारा देखकर वहाँ बैठी रिसेप्शनिस्ट शॉक्ड होकर आरव और कियारा को देखने लगी। ये इतना नॉर्मल दिखने वाला आदमी मिस कियारा को कैसे जानता है? इन्हें देखकर लगता है कि ये एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। इन दोनों को साथ देखकर ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि दोनों के बीच का रिलेशनशिप ऑर्डिनरी नहीं है। ये लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। ये सुनकर अंजलि को लगा
था जैसे किसी ने उसके चेहरे पर ठंडा पानी फेंक दिया हो। उसकी पूरी बॉडी कांपने लगी। उसने कभी सोचा नहीं था कि आरव जैसा सिंपल दिखने वाला, हार्वर्ड टेक्नोलॉजी जैसी छोटी कंपनी में काम करने वाला आदमी क्यारा अग्रवाल जैसी बड़ी सेलिब्रिटी के साथ इतना अच्छा बॉन्ड शेयर कर सकता है। अगर किसी को ये पता चल गया कि मैंने उसका अपॉइंटमेंट एप्लीकेशन डस्टबिन में फेंक दिया था, तो कहीं मैनेजर मुझे जॉब से फायर ना कर दे। आरव और क्यारा ने जैसे ही कंपनी के अंदर एंटर किया, वहाँ बैठे सब लोग उनकी तरफ देखने लगे। उनमें से कुछ लोग क्यारा को पास से देखने के लिए उनके पास आ रहे थे, तो कुछ ने अपना फोन निकाल लिया था और दूसरे से ही फोटोज लेने लगे थे और वीडियोस बनाने लगे थे। क्यारा ने सबको देखकर अपना हाथ हिलाया और एक स्माइल के साथ सबको हाय कहा। तभी ब्लैक सूट पहने एक लड़की वहाँ आई। अपने लंबे वेवी बालों के साथ उसकी अपीयरेंस और भी ज्यादा आउटस्टैंडिंग लग रही थी। उसका फिगर भी बहुत अट्रैक्टिव था। वो लड़की सोफिया थी। कियारा, मैं सोफिया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की मैनेजर हूँ। अपना इंट्रोडक्शन देते हुए सोफिया ने अपना हाथ क्यारा से मिलाया। तब उसकी नजर आरव पर पड़ी। ये कौन है? ये मेरे फ्रेंड है। ये यहाँ पर एक एडवर्टीजमेंट के लिए आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आए हैं। हेलो मिस सोफिया, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं आरव अंबानी हूँ। मैं हार्वर्ड टेक्नोलॉजी से आया हूँ। सोफिया ने जैसे ही हार्वर्ड टेक्नोलॉजी का नाम सुना, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस थोड़े बदल गए। कुछ दिन पहले अचानक से उसे जनरल मैनेजर का कॉल आया था और उसे ये इंस्ट्रक्शन मिला था कि हार्वर्ड टेक्नोलॉजी से कोई पर्सन उससे मिलने आने वाला है और उन्हें उस कंपनी के साथ डील करनी है। उसे ये ऑर्डर मिला था कि हार्वर्ड टेक्नोलॉजी से आने वाले पर्सन के साथ उसे बहुत ही पोलाइटली और रिस्पेक्ट के साथ पेश आना है और अगर कुछ गड़बड़ होती है तो उसे अपनी पोजीशन से हाथ धोना पड़ेगा। अपनी कंपनी के जनरल मैनेजर की बात सुनकर सोफिया बिल्कुल सरप्राइज हो गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि जनरल मैनेजर एक छोटी सी कंपनी के एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रैक्ट को इतना ज्यादा सीरियसली लेंगे। उस कॉल की वजह से उस दिन के बाद से आज तक वो हार्वर्ड टेक्नोलॉजी से आने वाले आदमी का इंतजार कर रही थी और फाइनली आज आरव कितने दिनों बाद उसके सामने था। मिस्टर अंबानी, नाइस टू मीट यू। सोफिया ने आरव से हाथ मिलाया। मिस्टर अंबानी, आप मेरे ऑफिस में चलकर वेट क्यों नहीं करते? मैं मिस कियारा को अटेंड कर लूं। उसके बाद हम एडवर्टीजमेंट डील के बारे में बात कर लेंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे कोई जल्दी नहीं है। मिस सोफिया, आप पहले मिस्टर अंबानी का मैटर क्यों नहीं डिस्कस कर लेती? मैं आप लोगों के साथ बैठ जाऊंगी और आप दोनों की मीटिंग खत्म होने का इंतजार कर लूंगी। क्यारा आज की सबसे पॉपुलर फीमेल सेलिब्रिटी थी, इसलिए उसे इस फेमस कंपनी का फेस बनाने के लिए इनवाइट किया गया था। इसके लिए कंपनी ने उसे 1 करोड़ रुपए भी दिए थे। क्यारा जिस मुकाम पर थी, उस मुकाम पर पहुंचने वाली बहुत ही कम फीमेल सेलिब्रिटीज होती हैं। डेनिम ओनर्ड कंपनी को क्यारा का बहुत इंपॉर्टेंस के साथ वेलकम करना था और जनरल मैनेजर ने सोफिया को क्यारा को खुश करने के लिए भी इंस्ट्रक्शंस दिए थे। अब जब सोफिया को पता चला कि आरव और क्यारा दोस्त हैं, तो ना चाहते हुए भी उसके मन में उन दोनों को लेकर कुछ ख्याल आने लगे। उसे लगा कि शायद वो दोनों दोस्त से कुछ ज्यादा हैं। हाँ बिल्कुल, आप दोनों मेरे साथ आ जाइए। सोफिया अंबानी और क्यारा को लेकर अपने ऑफिस में आ गई। कुछ ही देर में उसने कुछ कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट बाहर निकाल लिया। मिस्टर अंबानी, ये प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। टोटल 5 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इसमें हमारे जनरल मैनेजर ने ऑलरेडी साइन कर रखा है। आप इसे डायरेक्टली अपनी कंपनी में ले जाकर अपने मैनेजर से साइन करा सकते हैं। उनके साइन करते ही ये कॉन्ट्रैक्ट इफेक्टिव हो जाएगा। अंबानी ने एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रैक्ट को उठा लिया और उसे देखने लगा। कॉन्ट्रैक्ट का एडवर्टीजमेंट डिजाइन बजट कुछ $1 मिलियन का था। वो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट का फीस देखने लगा। सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव कॉन्ट्रैक्ट $5 मिलियन का था। आरव ने पहला वाला कॉन्ट्रैक्ट उठाया और सोफिया की तरफ बढ़ा दिया। हम ये वाला फाइनल करते हैं। अंबानी की बात सुनकर सोफिया हैरान होकर उसे देखने लगी। वो कंफ्यूज होकर बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ देख रही थी। उसे लगा था कि आरव सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को अपने साथ ले जाएगा। मिस्टर अंबानी, आप बाकी के कॉन्ट्रैक्ट्स अपने साथ लेकर नहीं जा रहे हैं? मिस सोफिया, ये कॉन्ट्रैक्ट ही काफी है। 1 मिनट, मैं आपको अपनी कंपनी का एडवर्टीजमेंट और डिजाइन एबिलिटी दिखा देता हूँ। आपके अप्रूव करने के बाद ही हम काम शुरू करेंगे। अगर हमारी कंपनी का डिजाइन आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, तो हम जबरदस्ती आपकी कंपनी का फायदा नहीं उठाएंगे। आई प्रॉमिस। आरव की बात सुनकर सोफिया कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी। उसे आरव जैसे मामूली एम्प्लॉय से वर्क को लेकर इतनी डिटेलिंग की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। ठीक है मिस्टर अंबानी, फिर मैं ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स रख लेती हूँ। अगर आपका मन बदले तो आप कभी भी यहाँ आकर मुझसे कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं।
सोफिया, जैसा कि मैंने कहा, एडवर्टीजमेंट का डिजाइन आप पहले अप्रूव करेंगे, उसके बाद ही हम आगे का काम करेंगे। और आपकी कंपनी को डिजाइन भी एक डेडलाइन के भीतर चाहिए होता है, जो कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट में देख लिया है। तो अगर आपको डिजाइन डेडलाइन के भीतर नहीं मिलता है तो आप जब चाहे कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकती हैं, या इस केस में कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच भी हो सकता है। सोफिया एकटक आरव को देखे जा रही थी। ये पहली बार था जब कोई पार्टी सामने से उसे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के लिए कह रहा था। मिस्टर अंबानी, मुझे लगता है कि आपको एक बार अपनी कंपनी के सीईओ से बात कर लेनी चाहिए। इसकी कोई नीड नहीं है। सीईओ ने मुझे इस मैटर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। इसके बाद सोफिया ने कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया और उसे आरव की तरफ बढ़ा दिया। आरव ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर ले लिए और क्यारा की तरफ मुड़ा। मैंने अपना काम खत्म कर लिया है, तो मैं अब जा रहा हूँ। मैं यहाँ बैठकर आप लोगों के डिस्कशन में डिस्टर्बेंस पैदा नहीं करना चाहता। क्यारा ने आरव का हाथ पकड़ लिया। आरव, मुझे पार्टी कब दे रहे हो? मुझे जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट का बोनस मनी मिल जाता है तो मैं तुम्हें एक अच्छी मील का ट्रीट दूंगा, ठीक है? क्यारा ने अपने चेहरे से सनग्लासेस हटा दिए। ठीक है, मैं वेट करूंगी, लेकिन अपनी बात से मुकर मत जाना। डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब मैं निकलता हूँ मिस सोफिया, बाय। आरव ने वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर उठाया और ऑफिस से बाहर निकल गया। मिस कियारा, आपकी और मिस्टर आरव के बीच में क्या रिलेशन है? आप गलत मत समझना, हम बस अच्छे दोस्त हैं। अब हम कमर्शियल शूट के बारे में बात करें। ये इतना सिंपल भी नहीं है जितना आप बता रही हैं मिस कियारा। जब आरव डेमिन ऑनर्ड से बाहर निकल रहा था तो उसे देखते ही रिसेप्शनिस्ट अंजलि डर से कांपने लगी। उसे डर था कि कहीं आरव उसके लिए मुश्किल न खड़ी कर दे, क्योंकि उसने अब तक आरव को सोफिया से मिलने नहीं दिया था। लेकिन आरव ने बस एक बार उसे देखा और मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया। दूसरी तरफ हार्वर्ड टेक्नोलॉजी में ललित फोन कॉल पर अद्वैत से बात कर रहा था। हाँ अद्वैत, कोई काम था? ललित, तुझे याद है मैंने लास्ट टाइम कहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड चाहती है कि तुम कोई अच्छा सा एक्सक्यूज निकाल कर आरव अंबानी को अपने ऑफिस से बाहर निकाल दो। हाँ, अच्छे से याद है, तुम फिक्र मत करो। मैंने उसे ऐसा काम दिया है जिसे वो कभी पूरा ही नहीं कर पाएगा। मैंने उसे एक कंपनी से एडवर्टीजमेंट डील लाने को कहा है, लेकिन जो कंपनी पर्सनली मेरे जाने के बाद भी आज तक हमारे साथ बिजनेस करने के लिए रेडी नहीं हुई, तो इस काम में आरव का फेल होना तो तय है। बस आज की बात है, वो खुद ही इस कंपनी से बाहर निकल जाएगा। ललित की बात सुनकर अद्वैत खुश हो गया। ये तो बेस्ट न्यूज़ है। मैं तुम्हें किसी दिन डिनर पर लेकर चलूंगा। किसी और दिन क्यों? ये तो तुम्हारा स्टाइल नहीं है। तुम तो जो करते हो इमीडिएटली करते हो। एक काम करो, तुम आज ही दिन में लंच के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को अपने साथ ले आओ। हम सब साथ में थोड़ी ड्रिंक कर लेंगे और मिल भी लेंगे। आज मैं नहीं मिल पाऊंगा। वो एक्चुअली कल रात मैंने ड्रिंक करके ड्राइव की थी, तो इस वजह से मुझे ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया था और इसलिए मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। अरे ये बात तो पहले बताना चाहिए था ना। मेरे पापा और ट्रैफिक पुलिस के हेड काफी पुराने दोस्त हैं। मैं अपने डैड को कॉल करके उनसे बोलता हूँ कि वो अपने फ्रेंड से बात कर ले और तुम्हें जल्द से जल्द बाहर निकाले। नहीं, इसकी कोई नीड नहीं है। एक्चुअली मेरे डैड ऑलरेडी किसी ऑफिसर से मिलने चले गए। होपफुली मैं आज बाहर आ जाऊंगा। बाहर आकर मैं तुमसे बात करता हूँ, ठीक है? कॉल कट होने के बाद अद्वैत का चेहरा सीरियस हो गया। आरव अंबानी, अब तो तुम्हें बाहर करना पड़ेगा। इधर अद्वैत पिछली रात आरव को नीचा दिखाने की कोशिश करते हुए भी आखिर में हार ही गया था। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। इस बार अगर आरव अपनी जॉब से हाथ धो बैठता है तो मॉम बिना एक पल की देरी किए आरव और अदिति का डिवोर्स करवा देंगी और फिर मिस्टर रणबीर अपने बेटे के साथ अदिति की शादी की बात कर सकेंगे। एक बार उनकी शादी हो जाए फिर हमारी तरक्की इतनी होगी कि पूरा शहर देखता रह जाएगा। ये सोचते ही अद्वैत की आंखों में चमक आ गई। एक बार मैं आरव और अदिति का डिवोर्स करवा दूं, फिर डैड को भी मुझ पर प्राउड होगा। इधर ललित और अद्वैत की बातों से अनजान आरव कॉन्ट्रैक्ट मिलने की खुशी में अपनी कार ड्राइव कर वापस हार्वर्ड टेक्नोलॉजी आ रहा था। फाइनली ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। मैंने ये जॉब मजबूरी में शुरू की थी। अद्वैत के रेफर करने के बाद मुझे जॉब मिली। मुझे आइडिया नहीं था कि अद्वैत क्या सोच रहा है, पर आई एम हैप्पी कि अब फाइनली मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है और मुझे अपना बोनस अमाउंट भी मिल जाएगा। इसे देखकर अदिति कितनी ज्यादा खुश हो जाएगी। वो हार्वर्ड टेक्नोलॉजी आकर डायरेक्टली ललित के केबिन के बाहर पहुंचकर नॉक किया। कम इन। ललित ने आरव को जैसे ही देखा उसके चेहरे पर गुस्से वाला एक्सप्रेशन आ गया। उसने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि वो आरव को कैसे जॉब से फायर करेगा। तुम तो बहुत जल्दी आ गए। क्या मैनेजर सोफिया के साथ तुम्हारी मीटिंग नहीं हो पाई? आरव, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था
कि भले ही तुम किसी के भी रेफरेंस से आए हो, लेकिन अगर तुम एडवर्टीजमेंट डील नहीं लाते हो तो हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। हमारी कंपनी में किसी भी ट्रैश की जरूरत नहीं है। आई गॉट इट। ललित अभी अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था, उसके पहले ही आरव को बोलते हुए देखकर वो हैरान रह गया। क्या कहा तुमने? फिर से बोलो। आई गॉट इट। हमें एग्रीमेंट मिल गया है। ये रहा कॉन्ट्रैक्ट। इसमें डीमन ऑनर्ड कंपनी के जनरल मैनेजर की सिग्नेचर पहले से ही की हुई है और आपके साइन करते ही ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। अपनी बात कहकर आरव ने कॉन्ट्रैक्ट को ललित के टेबल पर रख दिया। ललित ने हैरान होकर कॉन्ट्रैक्ट उठा लिया और उसे देखने लगा। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद वो सरप्राइज हो गया था। वो हैरानी से आरव की तरफ देखने लगा। तुमने ये कैसे किया? मैनेजर सोफिया ने तुम्हें इतनी आसानी से कॉन्ट्रैक्ट कैसे दे दिया? मैनेजर सोफिया से मेरी बस कैजुअल बातचीत हुई थी और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मान गई। अच्छा, ऐसी बात है? ललित बिल्कुल कंफ्यूज था। आरव की बात सुनकर उसे आरव पर शक होने लगा था। उसे लगा कि आरव झूठी कॉन्ट्रैक्ट बनाकर उसके सामने हीरो बनना चाहता है, क्योंकि जितना वो सोफिया को जानता था उससे डील करना किसी के लिए भी आसान नहीं था। वो आसानी से किसी से कन्विंस नहीं हो सकती थी। सीईओ ललित, अब जब कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल गया है तो क्या हम अपनी बोनस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं? ललित ने एक बार आरव को ऊपर से नीचे तक देखा। डीमन ऑनर्ड कंपनी से कंफर्मेशन के बाद वो जैसे ही मुझे डिपॉजिट देते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारा बोनस दे दूंगा। अब तुम जा सकते हो। आरव के रूम से बाहर जाते ही ललित ने इमीडिएटली सोफिया को कॉल किया। जब वो पहली बार सोफिया से मिला था तब दोनों ने एक दूसरे का बिजनेस कार्ड एक्सचेंज किया था। इस वजह से उसके पास सोफिया का नंबर था। कुछ ही देर में कॉल कनेक्ट हो गया। हेलो, मैं सोफिया। मैं हार्वर्ड टेक्नोलॉजी से ललित बात कर रहा हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरी कंपनी से एक एम्प्लॉय एक एडवर्टीजमेंट डील के लिए आपकी कंपनी गया था। उस डील का क्या हुआ? हाँ, आरव अंबानी नाम का एक एम्प्लॉय यहाँ आया था और वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर भी गया है। आपने वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ तो लिया ना? आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? सोफिया की बात सुनकर ललित समझ गया कि उसे सच में कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। उसके हाथ में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फर्जी नहीं है। ये सोचते ही वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। नहीं नहीं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। डोंट वरी, हम अपना बेस्ट एडवर्टीजमेंट डिजाइन करेंगे। आपको हमारे साथ काम करके बिल्कुल भी डिससैटिस्फैक्शन नहीं होगा। कॉल कट होने के बाद ललित एक्साइटेड भी था और परेशान भी। आरव ने इतनी बड़ी कंपनी से डील लाने में मेरी मदद की और उसे इस तरह अचानक कंपनी से फायर कर देना क्या सही होगा? लेकिन मैंने अद्वैत से प्रॉमिस कर दिया है कि मैं आरव को फायर कर दूंगा। मैं अपनी बात से पीछे कैसे हटूं? आफ्टर ऑल अद्वैत मेरा अच्छा दोस्त है। अद्वैत के साथ अपना रिश्ता बिगाड़ना ना मेरे लिए अच्छा है और ना ही हमारे बिजनेस के लिए। उसके डैड के काफी अच्छे कनेक्शंस हैं। मुझे फ्यूचर में उसकी जरूरत पड़ सकती है। अब मैं क्या करूं? अपने केबिन में अकेला बैठकर ललित काफी देर तक इस बारे में सोचता रहा। लेकिन दिन खत्म होने को आया था और अब तक आरव को फायर करने का रीजन उसके पास नहीं था। ललित अचानक से अपने केबिन से उठकर बाहर आ गया। वो सारे एम्प्लॉयज के सामने आकर खड़ा हो गया। हेलो कलीग्स, मेरे पास आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज है। हमारी कंपनी को फाइनली डीमन ऑनर्ड कंपनी का एक एडवर्टीजमेंट डील मिल गया है। तो ऐसी खुशी के मौके पर आज हम एक पार्टी करते हैं। हम सभी बाहर जाएंगे और साथ में लंच करेंगे। ये मेरी तरफ से आप सबको ट्रीट होगी। ये बात सुनकर वहाँ बैठे सब किसी के चेहरे पर स्माइल आ गई। कांग्रेचुलेशन सर, ये हमारी कंपनी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फाइनली हमारी कंपनी को एडवर्टीजमेंट डील मिल गया। शायद जो नया लड़का आया है वही डीमन ऑनर्ड कंपनी से वो डील लाने में कामयाब हुआ है ना? वैसे उसको देखकर लग नहीं रहा था कि वो इतने टफ काम को इतनी आसानी से कर लेगा। ठीक है, आप सभी लोग जल्दी से रेडी हो जाओ। मैं होटल सिम्बा में आप सबके लिए एक प्राइवेट रूम बुक कर लेता हूँ। हम सब वहाँ चलकर लंच करते हैं। सब जल्दी से अपना सिस्टम बंद कर ललित के साथ सीढ़ियों से नीचे आ गए। बाहर आकर ललित ने अपने सारे एम्प्लॉयज की तरफ देखा और कहा, हम सब पहले ये देख लेते हैं कि हमारे पास गाड़ियाँ कितनी हैं और लोग कितने हैं। मैं कुछ लोगों को अपनी कार में ले लूंगा। आरव, तुम कुछ लोगों को अपनी कार में ले लो और अगर उसके बाद भी सारे लोग कार में नहीं आ पाते तो आप लोग टैक्सी लेकर आ जाओ। क्या मैं आपकी कार में आ सकता हूँ आरव? ये BMW की लेटेस्ट वेरिएंट है, मुझे भी इसमें बैठना है। आरव ने उन्हें मना नहीं किया, बल्कि अपनी कार की डोर ओपन कर उन्हें अंदर बिठा लिया और ललित के कार का पीछा करते हुए होटल की तरफ बढ़ गया। कुछ देर में वो लोग होटल के अंदर पहुंच गए थे। उनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जो ये होटल पहली बार आए थे। ऐसा लग्जूरियस होटल देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैंने आज तक सिम्बा होटल के बारे में सिर्फ सुना था, आज फाइनली देख भी लिया। मैंने तो सुना है कि इस होटल का शेफ अब्रॉड से काम करके आया है,
ये होटल वाकई में काबिल तारीफ है। हाँ, इतना लग्जरियस होटल है तो उसके अकॉर्डिंग पैसे भी तो लेते ही हैं। यहाँ का खाना भी सस्ता नहीं है, कोई सिंपल मील भी 1000 रुपए से कम नहीं आएगा। और अगर उसे हेड शेफ खुद कुक करता है तो वो लाखों तक पहुंच जाता है। हम सबको ललित सर को थैंक यू कहना चाहिए। आफ्टर ऑल वही तो हमें लेकर यहाँ आए हैं। अगर हमें भी हेड शेफ के हाथ का खाना टेस्ट करने को मिल जाए तो क्या ही बात है। हाँ, इनफैक्ट ये मेरे दोस्त के पापा का होटल है। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब मैंने हमारे लिए प्राइवेट रूम बुक किया था तभी मैंने कह दिया था कि हमें हेड शेफ के हाथ का ही खाना खाना है। अपनी बात कहते हुए ललित आरव की तरफ देख रहा था। वो देखना चाहता था कि अद्वैत के जिक्र से आरव कैसे रिएक्ट करता है, पर आरव के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो अपनी सीट पर बैठकर अपने फोन में कोई गेम खेल रहा था, जैसे उसे यहाँ आने से या यहाँ के खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी के लोग वहाँ बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। कुछ ही देर में उनकी टेबल पर बहुत सारी डिशेस सर्व हो गई और सबका ध्यान अब टेबल पर था। हम सब अपना खाना स्टार्ट करें, उसके पहले मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। मुझे आज 2 चीज के बारे में अनाउंसमेंट करनी है। सबने ललित की तरफ देखा। कुछ लोग आरव की तरफ भी देख रहे थे। उनको लग रहा था कि ललित आरव के इस अचीवमेंट के बाद उसकी तारीफ करेगा। पहली चीज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि मैं आरव को फायर कर रहा हूँ। ललित की बात सुनकर सब शॉक्ड होकर उसे देखने लगे। अब तक सबके मन में आरव की इमेज एक हीरो की तरह बन गई थी, जिसने एक बड़ी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था और उसकी तारीफ करने के बजाय ललित उसे फायर कर रहा था। ये बात वहाँ बैठे सभी के समझ से बाहर थी। सर, मैंने डीमन ऑनर्ड कंपनी को मनाकर आपके साथ बिजनेस करने के लिए राजी किया है और बदले में आप मुझे अभी फायर कर रहे हैं। ये कैसा लॉजिक है? मुझे पता था कि तुम यही पूछोगे, तो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। पहली बात, तुम यहाँ सिर्फ पिछले 5 दिनों से काम कर रहे हो और अब तक तुम ऑलरेडी 2 बार लेट आ चुके हो। काम को लेकर तुम में कोई सीरियसनेस नहीं है। आरव इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि वो अपने काम के पहले दिन ही लेट आया था और दूसरे दिन भी रिसेप्शनिस्ट लिली की वजह से वो साइन नहीं कर पाया था। और दूसरी चीज, तुमने ये कहा कि तुम एडवर्टीजमेंट डील लेकर आए हो, राइट? इस काम का सारा क्रेडिट तुम खुद लेना चाहते हो। कंपनी में सबको पता है कि इस डील के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। मेरी इतनी मेहनत के बाद फाइनली वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मान गए। तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैंने इतनी कोशिश ना की होती तो क्या तुम्हें आज ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता? कभी नहीं। तुमने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे मैं तुम्हें प्रेज करूं। ललित की बातें सुनकर वहाँ बैठी रिसेप्शनिस्ट लिली के चेहरे पर स्माइल आ गई। कुछ दिनों से वो आरव को सबक सिखाना चाहती थी और आज वो खुद कंपनी से निकाला जा रहा था। ये देखकर उसे बहुत खुशी हो रही थी। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस डील को पाने के लिए सर ने खुद बहुत मेहनत की थी। सर ने कई बार डीमन ऑनर्ड कंपनी के मैनेजर को गिफ्ट भी भेजा था, तो सारा क्रेडिट उन्हें मिलना चाहिए, ना कि सारव को। ललित ने लिली की तरफ देखा और उसे एक एप्रिसिएशन का लुक दिया। अब मैं दूसरी चीज अनाउंस करने जा रहा हूँ। इस एडवर्टीजमेंट का फीस है $100 मिलियन। उसमें से उसका 20% बोनस निकालकर इसे मैं इक्वली सभी में बांटना चाहता हूँ। इस पूरे टाइम में आप लोगों ने पूरी शिद्दत से मेहनत की और कंपनी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया। ललित की सेकंड अनाउंसमेंट सुनकर वहाँ बैठे हर कोई सरप्राइज होकर एक दूसरे को देखने लगे। 20% का मतलब था $20 मिलियन और वहाँ मुश्किल से 20 लोग बैठे थे, तो साफ था कि वहाँ बैठे हर किसी को कम से कम $1 मिलियन तो मिलने ही वाला था। उन्होंने कुछ किया भी नहीं था और फिर भी उन्हें रिवॉर्ड मिलने वाला था, वो भी इतना बड़ा अमाउंट। ये सोचकर ही सब बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। सर, आप बहुत काइंड हैं। मैं लाइफ टाइम हार्वर्ड टेक्नोलॉजी के साथ काम करूंगा, आई प्रॉमिस। आपके लिए काम करना हमारे लिए ऑनर की बात है। अब से हमें और भी ज्यादा मेहनत से काम करने की जरूरत है। हम किसी भी कीमत पर सर को लेट डाउन नहीं होने देंगे। अपने एम्प्लॉयज की बात सुनकर ललित के चेहरे पर सेटिस्फैक्शन का एक्सप्रेशन आ गया। वो बोनस सिर्फ आरव को मिलने वाला था। उसने वो बोनस को अपने सभी एम्प्लॉयज के बीच में बांट दिया था। बदले में ललित अपने एम्प्लॉयज की नजरों में महान बन गया था। वहाँ बैठे किसी ने भी आरव के लिए एक भी शब्द नहीं कहा। तुम अभी तक यहाँ क्यों बैठे हो? अपनी जगह से उठो और यहाँ से बाहर निकलो। सुना नहीं तुमने? तुम्हें ऑलरेडी फायर किया जा चुका है। अब मैंने तुम्हें अपनी कंपनी से फायर तो कर दिया है, लेकिन तुमने हमारी कंपनी में कुछ दिन काम किया है। इसके लिए मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी जरूर दूंगा।
ललित ने अपने वॉलेट में से 5,000 निकाल लिए और उसे आरव के ऊपर फेंक दिया। एक दिन का 1,000 मिल रहा है तुम्हें। आज का पूरा दिन खत्म तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें आज का भी पैसा दे रहा हूँ, टोटल 5,000 रुपए। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम इन पैसों से अपनी गाड़ी का रेंट क्यों नहीं चुका देते? गाड़ी का रेंट मतलब? अरे आप लोगों को नहीं पता, ये BMW कार इसने अपनी रेपुटेशन मेंटेन करने के लिए खरीदी थी। ये सुनते ही लिली के चेहरे पर हंसी आ गई। अच्छा, तो ये कार रेंट पर लिया है? मुझे तो पहले से लगा था कि आखिर इसकी तरह एक लूजर जो कुछ दिनों पहले तक एक बाइक चला रहा था, वो BMW कैसे अफोर्ड कर सकता है। मैं तो बेवकूफों की तरह इसके साथ ड्राइव पर भी चली जाती, पर ये सपना इसका सपना ही रह जाएगा। आरव के मेल कलीग्स जो पहले उसकी कार को देखकर उसकी तारीफ कर रहे थे, वो भी अब उस पर हंसने लगे। आरव, तुम सच में बहुत ही बेशर्म हो। तुम एक रेंटेड कार लेकर शो ऑफ कर रहे थे। कल जब मैंने तुम्हें उस कार के साथ देखा था तो मैं शॉक्ड हो गया था। मुझे बिलीव नहीं होता कि मैंने आरव की गाड़ी देखकर उसकी तारीफ की थी। मैं अपनी तारीफ वापस लेता हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आरव के जितना बेशर्म इंसान नहीं देखा है। अब फाइनली इसका असली चेहरा सबके सामने आ गया, लेकिन अभी तक इसकी अकड़ नहीं गई। उन सब की बातें सुनकर आरव बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ था, क्योंकि जब से उसने ललित की कंपनी ज्वाइन की थी, तब से वो इस बात के लिए प्रिपेयर्ड था कि वो किसी भी समय कंपनी से निकाला जा सकता है। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा। आरव ने उन 5,000 रुपए को घूरते हुए देखा, जिसे ललित ने उसके ऊपर फेंका था। उन 5,000 रुपए को आरव के ऊपर फेंक कर ललित ने उसकी इंसल्ट करने की कोशिश की थी। ललित सर, क्या आप सच में मुझे फायर करना चाहते हैं? मुझे इस बात में कोई शक नहीं है, और मुझे इस बात में भी कोई शक नहीं है कि अगर मैंने तुम्हें अपनी कंपनी में रखा तो आज नहीं तो कल मेरी कंपनी को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपको डर नहीं लग रहा है कि आप कहीं अपने फैसले को बाद में रिग्रेट ना करें? रिग्रेट, वो भी मैं तुम्हें लेकर। तुम क्या खुद को कोई यूनिक और रेयर ट्रेजर समझते हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जाने के बाद मेरी कंपनी रन नहीं कर पाएगी? मैंने मैनेजर सोफिया से पहले डिस्कस कर लिया था कि आपकी कंपनी का सारा एडवर्टीजमेंट डील अब मैं प्लान करूंगा। अब से लेकर आने वाले 6 महीने तक सारी डील्स हमें मिलेगी। लेकिन अब तो आपने मुझे कंपनी से निकाल दिया है, तो आई गेस कि अब ये डील भी खतरे में है। ललित के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या कहा तुमने? तुम्हारा मतलब है कि अगले 6 महीने तक और भी डील्स हम साइन करने वाले हैं? सर, ये बस बकवास कर रहा है। इसकी इतनी हैसियत नहीं है कि ये जो चाहेगा डेमिन ऑनर्ड कंपनी वही करेगी। वो हमारी कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं, इसके साथ नहीं। लिली सही कह रही है सर, ये बकवास कर रहा है। ये सिर्फ झूठ ही कह सकता है। कल इसने हम सबको बताया था कि इसने ये BMW कार खरीदी है, और आज इसका सच सामने आ गया। आज ये आपको भी अपने झूठ के जाल में फंसाना चाहता है सर। अपने एम्प्लॉइज की बात सुनकर ललित को लगने लगा कि आरव सच में झूठ कह रहा है। तुम्हारे बिना भी हम कॉन्ट्रैक्ट लेने में कैपेबल हैं। गेट आउट। आरव अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और उसने वह 5,000 उठा लिए। ठीक है, लेकिन मेरी बात याद रखिएगा कि आप मुझे फायर करने के लिए रिग्रेट जरूर करेंगे। मिलते हैं जल्दी। वो दरवाजे की तरफ मुड़ा और प्राइवेट रूम से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद लिली और बाकी सब एक बार फिर से उसके बारे में डिस्कस करने लगे। सर, मैं तो इसके जाल में फंसने से बच गई। मैं इसे बहुत ही अच्छा समझ रही थी। इसने मुझे अपने साथ नाइट आउट करने के लिए कहा था, लेकिन आज आपने इसकी असलियत हम सबके सामने लाकर मुझे बचा लिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ललित ने मुस्कुराते हुए लिली की तरफ देखा। आरव को वहां से जाते हुए देखकर उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई थी। आप सब लोग खाना शुरू कीजिए, मैं एक फोन कॉल करके आता हूँ। आरव के फायर होने की बात सुनकर अद्वैत कितना ज्यादा खुश हो जाएगा। इधर आरव प्राइवेट रूम से बाहर निकल आया, लेकिन वो अभी होटल के अंदर ही था। वो सीढ़ियों से होते हुए रेस्टोरेंट के कोने में आकर बैठ गया और उसने निहाल सिंह को कॉल किया। दूसरी तरफ से निहाल की आवाज आई। यस सर, मेरे लिए कोई काम है? आप डीमन ऑनर्ड कंपनी के लोगों से बात कीजिए और उन्हें बताइए कि हार्वर्ड टेक्नोलॉजी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, और उनका डिजाइन चाहे जैसा भी हो, लेकिन उन्हें बार बार डिजाइन को लेकर डिससैटिस्फैक्शन एक्सप्रेस करना है जब तक कि डेडलाइन बिल्कुल करीब ना आ जाए, ताकि हार्वर्ड टेक्नोलॉजी को ब्रीच होने की वजह से उन्हें जुर्माना भरना पड़े।
और वो कंपनी बैन हो जाए, ताकि आगे से उसे कोई भी एडवर्टीजमेंट डील ना मिल सके। सर अगर आप परमिशन देंगे तो मैं सवाल करना चाहता हूँ। हाँ बोलो। सर सुबह ही मेरे पास डीमन ऑनर्ड कंपनी से कॉल आया था और उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया था कि आप पर्सनली कंपनी गए थे कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए। अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप कंपनी को बैन करना चाहते हैं? मुझे अभी अभी इस कंपनी से फायर कर दिया गया है। आरव की बात सुनकर निहाल सिंह का मुंह खुला का खुला रह गया। हार्वर्ड टेक्नोलॉजी ने खुद अपनी बर्बादी चुन ली है। ठीक है सर, आई प्रॉमिस कि मैं उस कंपनी को बैंकक्रप्ट कर दूंगा। कोई और ऑर्डर? तुम कोई एक दूसरी बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनी ढूंढो और मुझे वहां पर एज एम्प्लॉय रजिस्टर करवाओ। कोई ऐसी कंपनी देखो जहां पर मुझे काम के लिए रिपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े। मुझे कंपनी का नाम और एड्रेस बाद में भेज देना। आज शाम तक मैं कुछ एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स साइन करना चाहता हूँ। ठीक है सर, मैं ये करके आपको इन्फॉर्म करता हूँ। बाय द वे सर, आपको मेरे दोनों गिफ्ट्स कैसे लगे? सॉरी सर, मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, इस वजह से मैं कुछ ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं कर पाया। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। निहाल सिंह थोड़ा नर्वस हो गया था। उसे डर था कि कहीं उसकी छोटी सी गिफ्ट अगर आरव को पसंद नहीं आई तो क्या होगा। उसे पता था आरव को सेटिस्फाई करना इतना इजी नहीं है। मेरी वाइफ को तुम्हारे दोनों गिफ्ट्स बहुत पसंद आए, स्पेशली तुम्हारे वो वाइट ट्रफल्स। अगर तुम्हारे पास और भी वाइट ट्रफल्स हों तो तुम मुझे भेज देना। अच्छा, एक और काम है, मुझे इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए। आरव की तारीफ सुनकर निहाल सिंह खुश हो गया था। ये मेरे लिए खुशी की बात है सर कि मैम को मेरा गिफ्ट पसंद आया। मैं कल ही उनके लिए और भी वाइट ट्रफल्स भेजता हूँ। कोई जल्दी नहीं है, तुम जब भी फ्री हो तुम तब भेज देना। ठीक है, अभी बस इतना ही काम है, मैं फोन रखता हूँ। फोन रखने के बाद आरव के चेहरे पर स्माइल आ गई। आई होप कि आज ये लंच पार्टी हार्वर्ड टेक्नोलॉजी के लोगों की आखिरी पार्टी ना हो। आरव ने अपने फोन के कांटेक्ट में से कियारा अग्रवाल का नंबर निकाला और उसे कॉल कर दिया। हेलो मिस अग्रवाल, क्या आज आप मेरे साथ लंच करने आ सकती हैं? श्योर सर, आप अभी कहाँ पर हैं? मैं अभी होटल सिम्बा में हूँ, आप यहाँ आ जाओ। ठीक है सर, मैं कुछ देर में पहुँचती हूँ। आधे घंटे बाद कियारा सिम्बा होटल पहुंच चुकी थी। उसने अपने सिर को हैट से छुपा रखा था। उसके चेहरे पर सनग्लासेस थे और उसके चेहरे पर एक मास्क लगा हुआ था। वो सीधे आरव के सामने आकर खड़ी हो गई। सर, आप सच में मुझे यहाँ पर लंच ट्रीट देने वाले हैं? कियारा ने रेस्टोरेंट में चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई। वहाँ पर बहुत से लोग बैठकर खा रहे थे। इतनी भीड़ वाली जगह पर वो जल्दी से अपना फेस शो नहीं करती थी। सर, आपको एक प्राइवेट रूम बुक कर लेनी चाहिए थी। अगर किसी ने मुझे यहाँ देख लिया और पहचान लिया तो मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और अगर हम दोनों एक प्राइवेट रूम में रहते और कोई हमें वहां पर देख लेता तब क्या होता? तुम ज्यादा मत सोचो, हम दोनों साथ में बस लंच कर रहे हैं और ऐसे में अगर कोई हमें देख भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आरव की बात सुनकर कियारा थोड़ी रिलैक्स हुई। उसे भी समझ आ गया कि किसी के साथ पब्लिक प्लेस में लंच करना एक प्राइवेट रूम में लंच करने से बेटर आइडिया था। और ऐसे में कोई अगर उसे पहचान भी लेता है तो उसके लिए अपनी बात एक्सप्लेन करना इजी रहेगा। तो आज आप मुझे क्या खिलाने वाले हैं? तुम होटल के मेन्यू में से कुछ भी ऑर्डर कर सकती हो। कियारा को एक मील ट्रीट देना आरव के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वो ट्रीट में तो ये पूरा होटल खरीद सकता था। कियारा ने अपने चेहरे से अपना मास्क हटा दिया और अपने सनग्लासेस को टेबल पर रख दिया और मुस्कुराते हुए आरव के सामने चेयर पर बैठ गई। अच्छा, मैं जो चाहूँ वो ऑर्डर कर सकती हूँ? ठीक है, ये बात याद रखना। कियारा ने अपने हाथ के इशारे से एक वेट्रेस को अपने पास बुलाया। वेट्रेस ने जैसे ही कियारा को देखा वो बिल्कुल शॉक्ड हो गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। आप सेलिब्रिटी कियारा? वेट्रेस को इस तरह से हकलाते हुए देखकर कियारा के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। मैं यहाँ अपने दोस्त के साथ लंच पर आई हूँ। तुम किसी को ये बात बताना मत। जब मैं यहाँ से जाने लगूंगी तो मैं तुम्हें अपना ऑटोग्राफ दे दूंगी, ठीक है? वेट्रेस ने सरप्राइज्ड होकर अपने फेस को अपने हाथ से कवर कर लिया और धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। कियारा ने मेन्यू लेकर कुछ डिशेस ऑर्डर किए और उसे आरव की तरफ बढ़ा दिया। सर, आप क्या खाना पसंद करेंगे? मुझे लगा कि आज सब कुछ तुम सिर्फ अपने लिए ही ऑर्डर करने वाली हो, तब तक जब तक कि मेरी जेब खाली ना हो जाए। लेकिन तुमने तो बस 2-4 डिशेस ही ऑर्डर की। इतना मेरे लिए काफी है। वैसे भी मैं डाइट पर हूँ। एक दिन में मुझे लिमिटेड खाना खाने की परमिशन है। मैं बहुत ज्यादा कैलोरी नहीं खा सकती, अदरवाइज मैं मोटी हो जाऊंगी। आरव ने उस मेन्यू से 2 और डिशेस ऑर्डर किए और मेन्यू को वापस वेट्रेस को दे दिया। आप वाइन ऑर्डर नहीं करने वाले हैं क्या? हम बस ये रूखा सूखा खाना ही खाएंगे?
मैं ड्रिंक नहीं कर सकता, मुझे ड्राइव करनी है। बस इतनी सी बात। मैं यहाँ अपनी कार से आई हूँ, मेरे पास फुल टाइम ड्राइवर भी है, तो जब मैं वापस जाऊंगी तो आपको भी ड्रॉप कर दूंगी। तो अभी ड्रिंक करें? क्यारा मासूम सा फेस बनाकर आरव की तरफ देखने लगी। आरव ने अपना सर हामी में हिला दिया। हम ड्रिंक करेंगे, लेकिन थोड़ी सी। वेट्रेस ऑर्डर लेकर वहाँ से चली गई। आरव और क्यारा कुछ देर तक बातें करते रहे। क्यारा बता रही थी कि सेलिब्रिटी होने की वजह से उसे क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। उसकी बात सुनकर आरव को उसके लिए थोड़ा बुरा फील हो रहा था। आज उसे पता चला कि क्यारा की तरह जो बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं वो एक पैसे कमाने की मशीन की तरह काम करते हैं। हर दिन उनका स्केड्यूल पहले से ही डिसाइडेड होता है। कब उन्हें किस ब्रांड के लिए काम करना है, कब उन्हें किस फिल्म की शूटिंग करनी है, कब उन्हें इन्वेस्टर के साथ मीटिंग करनी है, सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड होता है। और अगर इनमें से उन्हें कोई चीज पसंद ना भी हो तो भी उन्हें अपना मन मारकर वो चीज करनी ही पड़ती है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि सेलिब्रिटीज की जिंदगी खुशियों से भरी हुई होती है, लेकिन मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ। इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से रईस आदमी हैं जो मेरा फायदा उठाना चाहते हैं, और ये मेरे साथ ही नहीं बल्कि हर सेलिब्रिटी के साथ ही होता है। अपनी बात कहते हुए क्यारा ने आरव के चेहरे की तरफ देखा। आरव के फेस पर हमेशा की तरह ही कोई एक्सप्रेशन नहीं था। सर, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपको मेरी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या शायद आपको मुझ पे ही इंटरेस्ट नहीं है। मैंने तुम्हें पहले बताया था ना कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरी एक वाइफ है। क्या तुम चाहती हो कि मैं अपनी वाइफ को चीट करूं या तुम्हारा फायदा उठाऊं? आरव की बात सुनकर क्यारा हंसने लगी। मुझे नहीं लगा था कि आप जैसा बड़ा और इतना पावरफुल पर्सन अपनी फैमिली के लिए इतना सोच सकता है। आप अपर क्लास लोगों में सबसे अलग और प्योर हैं। अभी आरव और क्यारा बात कर ही रहे थे कि तभी वेट्रेस खाना लेकर आ गई। उसे देखकर आरव और क्यारा चुप हो गए। कुछ देर में वेट्रेस ने खाना टेबल पर लगा दिया और आरव और क्यारा अपना लंच एंजॉय करने लगे। सर, मैं आपको टोस्ट करती हूँ। चीयर्स। वाइन पीते हुए दोनों थोड़ी बहुत बातें भी कर रहे थे। कुछ ही देर में क्यारा का पेट भर गया। सर, मैं वॉशरूम से आती हूँ। ठीक है। क्यारा ने अपने चेहरे पर फिर से मास्क और सनग्लासेस लगा लिए और अपना हैंडबैग उठाकर वॉशरूम की तरफ चली गई। साथ ही उसने वेट्रेस को ऑटोग्राफ भी दे दिया था। आरव ने वेट्रेस को अपने पास बुलाया और अपना ब्लैक रॉयल कार्ड उसकी तरफ बढ़ा दिया और उसे बिल पे करने को कहा। आरव अकेले ही बाकी का खाना खा रहा था। तभी वहाँ कोई अचानक से चलते हुए उसके सामने आ गया और शॉक्ड होकर बोला, आरव, तुम यहाँ? ये ललित था। आरव के बाकी के कलीग्स भी सामने खड़े थे। वो अपना लंच खत्म करके वहाँ से जा ही रहे थे, तभी उनकी नजर अकेले बैठे आरव पर पड़ी और वो उसका मजाक उड़ाने के लिए वहाँ आ गए। लिली ने टेबल पर रखे प्लेट्स को देखा। उसे रियलाइज हुआ कि आधा खाना ऑलरेडी खत्म हो चुका है। हमें लगा तुम यहाँ से जा चुके हो। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम अभी भी यहीं पर होंगे। क्या तुम किसी का छोड़ा हुआ झूठा खाना खा रहे हो? आरव ने अपने हाथ में पड़े चाकू और चम्मच को टेबल पर रख दिया और अपने मुंह के कॉर्नर को टिश्यू पेपर से पोंछते हुए लिली और वहाँ पर खड़े बाकी सब की तरफ देखा। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर नहीं तो प्लीज आप लोग यहाँ से जाइए। आप मेरी पर्सनल स्पेस में इंटरफेयर मत कीजिए। आरव, मैंने तुम्हें 5,000 दिए ताकि तुम अपनी कार का रेंट भर सको, लेकिन तुम यहाँ बैठकर पैसे उड़ा रहे हो, लंच खा रहे हो। लेकिन इससे भी क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि लंच का खर्चा तो 5,000 से ज्यादा होगा। क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम अपना बिल पे कर सको? मेरे पास बिल पे करने के पैसे नहीं है। तो सीईओ ललित, क्या आप मेरा बिल पे करेंगे? ललित झुककर आरव के बिल्कुल सामने आ गया और उसे गुस्से से घूरने लगा। मैंने सुना है कि तुम अद्वैत की गर्लफ्रेंड के जीजू हो। अब तुम मुझे ये मत बोलना कि तुम अपने हर काम के लिए उसके रिश्ते पर डिपेंडेंट हो। अगर ऐसा है तो हो सकता है कि इस होटल में तुम्हारा ये लास्ट मील हो। लास्ट मील मतलब? कुछ नहीं, मैं तुम्हें बस ये बता रहा था कि अगर लोग खाना खाने के बाद पे नहीं कर पाते तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। मैं अद्वैत के रेस्टोरेंट में खाना खा रहा हूँ, तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? तभी आरव की नजर सामने से आती वेट्रेस पर पड़ी जिसके हाथ में उसका कार्ड था। वो जल्दी से अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और उस वेट्रेस के सामने आकर खड़ा हो गया। उससे अपना ब्लैक रॉयल कार्ड रिसीव करने के बाद वो सीधे रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। आरव को इस तरह रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए देखकर लिली चिल्लाते हुए वेट्रेस को आवाज देने लगी। वो लड़का भाग रहा है यहाँ से, उसे पकड़ो, उसने पैसे नहीं दिए हैं।
बिना पीछे मुड़े बाहर की तरफ जा रहा था। लिली दौड़कर उस वेट्रेस के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने आरव की तरफ हाथ उठाकर दिखाया। वो आदमी बिना पैसे दिए यहाँ से भाग गया। आपने उसे जाने क्यों दिया? सर ने ऑलरेडी अपना पेमेंट कर दिया था। आप प्लीज चिल्लाइए मत। अगर आपकी वजह से हमारे होटल के दूसरे गेस्ट को कोई प्रॉब्लम हुई तो उसकी जिम्मेदारी आपको उठानी होगी। वेट्रेस की बात सुनकर लिली के चेहरे पर एम्बैरेसमेंट साफ दिखाई देने लगा। उसे बहुत बेइज्जती फील होने लगी। रेस्टोरेंट से बाहर निकलने के बाद आरव ने क्यारा को देखा, जो अब तक वॉशरूम से बाहर आ गई थी। दोनों साथ में होटल के बाहर आ गए। क्यारा व्हाइट रोल्स रॉयस से आई थी। ये कार वही थी जिसमें उस दिन निहाल सिंह आया था और उनकी गैर मौजूदगी में क्यारा इसी गाड़ी से आना जाना कर रही थी। निहाल सिंह को पता था कि अभी आरव मनाली में था और आरव को कभी भी कार की जरूरत पड़ सकती थी, इसलिए उसने ये कार कुछ दिनों के लिए क्यारा को दी थी। जब आरव क्यारा के साथ कार के अंदर एंटर कर रहा था, तभी ललित, लिली और उनके बाकी साथी होटल से बाहर आ रहे थे। आरव को रोल्स रॉयस में बैठते हुए देखकर वो लोग शॉक्ड हो गए। अरे देखो, ये तो वही गाड़ी है ना जो उस दिन हमने कंपनी के बाहर देखी थी। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? कार में आरव बैठ रहा है ना? इसका मतलब क्या उस दिन भी आरव ही था जो रोल्स रॉयस में बैठा था? क्या ये गाड़ी भी उसने रेंट पर ली है? रोल्स रॉयस की ये कार अब तक लिमिटेड एडिशन में अवेलेबल थी। ऐसी गाड़ियां सिर्फ कोई बहुत बड़ा वीआईपी पर्सन की प्राइवेट कार हो सकती थी। ऐसी कार कोई भी रेंट पर नहीं ले सकता था। ये सोचते ही एक साथ हजारों झटके ललित को लगने लगे। वो अपनी सोचने समझने की हालत में नहीं रहा। लिली को भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। उसे लग रहा था कि उसके हाथों से उसकी दुनिया फिसल रही है। आरव और ये गाड़ी उसके हाथ से निकल रही थी। उसने हमेशा से ही इस गाड़ी के ओनर की ख्वाहिश की थी। उसे अपना आइडल माना था, लेकिन दूसरी तरफ वो आरव की बहुत इंसल्ट कर चुकी थी, उसका मजाक उड़ा चुकी थी। ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। आरव जैसा नकारा आदमी एक बिलेनियर नहीं हो सकता। आरव के साथ मास्क लगाए और सनग्लासेस पहने एक औरत भी थी। वो मिस्टीरियस लग रही थी। कहीं गाड़ी उसकी तो नहीं है? लिली जैसे अपने होश में आई। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। वो लग्जरी कार जरूर उस औरत की होगी। और तुमने देखा नहीं, वो ड्राइवर सीट पर बैठी हुई थी और आरव पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था। हो सकता है कि उसने आरव पर मेहरबानी करके उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया हो। लिली की अजम्पशन को सुनकर ललित ने भी हाँ में सिर हिलाया, क्योंकि वो भी नहीं चाहता था कि आरव सच में उस गाड़ी का ओनर निकले। उस औरत को देखकर लग रहा था जैसे वो किसी को धोखा दे रही है और इसलिए अपना मुंह छुपाकर घूम रही थी। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आरव जैसा एक नकारा आदमी इतनी अच्छी लड़की को अपने जाल में फंसा सकता है। वो औरत जरूर कोई बूढ़ी औरत होगी और उसने ही आरव को ये BMW कार भी गिफ्ट की होगी। चाहे जो भी हो, लेकिन आरव का सपना तो पूरा हो गया ना। वो इतनी बड़ी गाड़ी में बैठ चुका है, BMW चला रहा है, आरव रोल्स रॉयस में बैठा हुआ है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारी कंपनी को जो डील मिला है वो भी शायद आरव को उसकी गर्लफ्रेंड की वजह से ही मिला है। आखिरी लाइन सुनकर ललित की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसके दिमाग में पिछले कुछ टाइम की बातें चलने लगी, जब उसने बहुत कोशिश की थी, लेकिन हर बार डेमन ऑनर्ड कंपनी से उसे रिजेक्शन ही मिला था। वो अब तक ये बात समझ नहीं पाया था कि आज अचानक से वो लोग उसकी कंपनी के साथ एग्रीमेंट करने के लिए रेडी कैसे हो गए थे। ये नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इधर आरव और क्यारा कार में बैठकर निकल गए थे। मिस क्यारा, आपने तो कहा था कि आपके पास एक फुल टाइम ड्राइवर है, फिर आप क्यों ड्राइव कर रही हैं? क्यारा ने अपने चेहरे से मास्क हटा लिया और स्माइल करती हुई आरव की तरफ देखने लगी। अगर मैं ये नहीं कहती तो क्या आप ड्रिंक करने के लिए राजी होते? डोंट वरी, मैंने ज्यादा ड्रिंक नहीं की है। मैं सेफली ड्राइव कर सकती हूँ। सर, मैं आपको कहाँ लेकर चलूँ या आपको घर जाना है? आरव कोई जवाब दे पाता इसके पहले ही उसके फोन में किसी का मैसेज आया। उसने अपना फोन निकाल लिया और मैसेज देखने लगा। वो मैसेज निहाल सिंह ने भेजा। उसमें एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी का नाम और एड्रेस था और साथ ही एक कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम और नंबर था। कलिंगा डिजाइन कंपनी, डायमंड बिल्डिंग। आरव की बात सुनकर क्यारा क्यूरियोसिटी के साथ आरव के फोन की तरफ देखने लगी। ये देखकर आरव ने इशारे से उसे सामने देखने को कहा। तुम ड्राइविंग पर फोकस करो, इधर उधर मत देखो। तुम मुझे डीमन ऑनर्ड कंपनी छोड़ दो, मुझे वहाँ कुछ काम है। आरव की बात सुनकर क्यारा थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो आरव से सवाल करे। ठीक है, मैं आपको वहाँ छोड़ दूंगी, लेकिन मैं ऊपर नहीं जाऊंगी। कुछ ही देर में क्यारा ने आरव को बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर छोड़ दिया था। आरव कार से नीचे उतर गया।
तुमने ड्रिंक की हुई है, सेफली ड्राइव करना। क्यारा ने आरव की तरफ देखते हुए स्माइल किया। ड्रिंक करने की वजह से उसके गाल लाल हो रहे थे और वो बहुत क्यूट लग रही थी। सर, आप मेरी फिक्र कर रहे हैं या बस मेरे साथ पोलाइट होने की कोशिश कर रहे हैं? तुम्हें जो ठीक लगे। अच्छा, मैं अब निकलता हूँ। आरव मुड़ा और डेमिन ऑनर्ड कंपनी की बिल्डिंग के अंदर आ गया। क्यारा उसे तब तक देखती रही जब तक आरव उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गया। आरव ने जैसे ही बिल्डिंग के अंदर एंटर किया, रिसेप्शनिस्ट अंजलि उसे देखते ही अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। क्या मैनेजर सोफिया अंदर है? आज सुबह ही रिसेप्शनिस्ट अंजलि को पता चला था कि आरव कोई सिंपल आदमी नहीं है। इस वजह से उसके जेस्चर से ही आरव के लिए रिस्पेक्ट और पोलाइटनेस साफ दिखाई दे रही थी। हाँ सर, मैनेजर अभी कंपनी में ही है। अगर आपको उनसे मिलना है तो मैं एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर दूं? इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरी उनके साथ पहले से अपॉइंटमेंट फिक्स्ड है। मैं जाकर उनसे मिल लेता हूँ। आरव डायरेक्ट ऑफिस की तरफ चला गया। अंजलि की हिम्मत नहीं थी कि वो उसे रोक सके। आरव जैसे ही सोफिया के केबिन के बाहर पहुंचा, उसने दरवाजे पर नॉक किया तो उसे अंदर से सोफिया की आवाज आई। कम इन। सोफिया ने आरव को अंदर आते हुए कंफ्यूज होकर उसे देख रही थी। तुम फिर से यहाँ क्या कर रहे हो? इस बार वो पहले जितनी खुश नहीं लग रही थी। आज दिन में ही उसे अचानक एक कॉल आया था और उसके जनरल मैनेजर ने उसे ऑर्डर दिया था कि वो हार्वर्ड टेक्नोलॉजी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। उनके बीच कोई भी रिश्ता नहीं होगा। सोफिया के चेहरे का रंग उतर गया था। देखो, अब हमारी कंपनी तुम्हारी कंपनी के साथ कोई भी डील नहीं करना चाहती है, तो अब तुम हमारी कंपनी से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं ले सकते। सुबह हमारे बीच जो भी बात हुई थी, तुम उसे भूल जाओ। मैनेजर, शायद आप गलत समझ रही हैं। इस बार मैं हार्वर्ड टेक्नोलॉजी की तरफ से नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो कलिंगा डिजाइन कंपनी की तरफ से आया हूँ। सोफिया को जैसे अपने कान पर यकीन नहीं हो रहा था। वो आरव को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। आज दिन में जब जनरल मैनेजर ने उसे हार्वर्ड टेक्नोलॉजी से सारे रिश्ते खत्म करने की बात की थी, तो वहीं उन्होंने साफ साफ ऑर्डर दिया था कि अब वो कलिंगा डिजाइन कंपनी के साथ काम करेंगे। और उन्होंने ये भी बताया था कि आज शायद इस कंपनी से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए जाएगा भी। इम्पॉसिबल। सोफिया ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उस कंपनी से भी आरव ही आने वाला है। तुम अचानक से कलिंगा डिजाइन कंपनी में कैसे काम करने लगे? आज दिन में ही हार्वर्ड टेक्नोलॉजी ने मुझे फायर कर दिया, तो मैंने कलिंगा डिजाइन कंपनी ज्वाइन कर ली। क्या अब आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे सकती हैं? सोफिया एक बहुत ही स्मार्ट लेडी थी, इसलिए वो आज इतने बड़े कंपनी में मैनेजर के तौर पर काम कर रही थी। आज सुबह से जो कुछ भी हुआ और अभी जो कुछ भी हो रहा था, ये सब सोचने के बाद उसे समझ आ गया कि उनकी कंपनी किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही थी, बल्कि आरव के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती थी। और अब जब आरव हार्वर्ड टेक्नोलॉजी में नहीं था, तो उनकी कंपनी हार्वर्ड टेक्नोलॉजी से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहती है। सोफिया के सामने आरव और क्यारा के बीच का वो क्लोज फ्रेंडशिप का सीन घूम गया और इस बात को याद करते ही सोफिया और भी ज्यादा श्योर हो गई कि आरव कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। वरना आरव जैसे एक मामूली आदमी के लिए खुद जनरल मैनेजर सोफिया को कभी कॉल नहीं करते। उसे अचानक से याद आया कि डेमिन ऑनर्ड कंपनी के डायरेक्टर का नाम कुछ अंबानी था। मिस्टर अंबानी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? आपका सरनेम का लास्ट लेटर क्या है? डबल ई या आई? आरव के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने सोफिया के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हें क्या लगता है? आरव ने डायरेक्टली उसकी बात का जवाब नहीं दिया था और ना ही उसकी बात से कुछ डिनाई किया, जो उसका शक बढ़ाने के लिए काफी था। आप सच में आरव अंबानी हैं? हमारी कंपनी का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर अंबानी फैमिली का है। आप सच में इस अंबानी फैमिली से है ना? तुम एक स्मार्ट पर्सन हो। ठीक है, इस बारे में किसी से मत कहना, ठीक है? सोफिया ने जल्दी से हामी में सिर हिला दिया। वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। वो एक करियर ओरिएंटेड पर्सन थी। उसे हमेशा से ही अपने काम में अचीवमेंट चाहिए था और अब उसे समझ आ रहा था कि ये उसकी करियर और फ्यूचर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला था। मैं समझ रही हूँ सर, ये रहे आपके कॉन्ट्रैक्ट्स। सोफिया ने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स उठाकर आरव की तरफ बढ़ा दिए। नहीं, एक कॉन्ट्रैक्ट काफी है, मैं चलता हूँ। सर, मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। सोफिया ने आरव को कंपनी के बाहर तक छोड़ दिया। इस सीन को देखकर अंजलि बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी। ये है कौन जिसे मैनेजर सोफिया खुद बाहर तक छोड़ने आई थी? वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो सकता। फिर ये है कौन?
अभी आरव डेमिन ऑनर्ड कंपनी से बाहर गया ही था, उसकी थोड़ी देर बाद ही ललित अपने हाथ में कॉन्ट्रैक्ट का एक कागज लेकर कंपनी के अंदर आ गया। वो मैनेजर सोफिया से एडवर्टीजमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बात करने आया था। ललित रिसेप्शनिस्ट अंजलि के सामने आकर खड़ा हो गया। हेलो मिस, क्या मैनेजर सोफिया अभी ऑफिस में है? अंजलि ने ललित को देखते ही उसे पहचान लिया, क्योंकि ललित बहुत बार उनकी कंपनी में आ चुका था और वो अंजलि से काफी बात भी कर चुका था। कई बार उसने अंजलि को डिनर के लिए भी इनवाइट किया था, इसी वजह से अंजलि को ललित याद था। आप हार्वर्ड टेक्नोलॉजी के सीईओ है ना? ललित ने मुस्कुराते हुए हामी में सर हिला दिया। वो आदमी तो अभी अभी यहाँ से गया है, फिर ये अभी यहाँ क्यों आ गए? अंजलि ने कुछ देर पहले ही मैनेजर सोफिया को आरव के साथ बहुत ही प्यार से ट्रीट करते हुए देखा था, इसलिए उसे लगा कि हार्वर्ड टेक्नोलॉजी कोई मामूली कंपनी नहीं है, वरना एक मामूली से लड़के को मैनेजर सोफिया खुद बाहर तक छोड़ने क्यों जाती? अगर वो एक नॉर्मल एम्प्लॉय के साथ इतनी पोलाइटली पेश आ रही थी, तो कंपनी के बॉस से कितने अच्छे से पेश आएगी। मैनेजर सोफिया अपने कैबिन में है, आप अंदर जा सकते हैं। अंजलि के ये कहते ही ललित हैरान होकर उसे देखने लगा। इसके पहले जितनी बार भी वो यहाँ आया था, उसे हर बार लिली से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी, या फिर वो अपॉइंटमेंट नहीं ले पाता था, या फिर उसे पूरा दिन इंतजार करना पड़ता था, तब जाकर वो सोफिया से मिल पाता था। इस बार उसने अपॉइंटमेंट का प्रोसेस स्किप कर दिया था। उसे लगा शायद रिसेप्शनिस्ट को दोनों कंपनी के बीच हो रहे बिजनेस डील के बारे में पता चल गया है और इस वजह से वो उसे अंदर जाने दे रही है। उसने इस बारे में ज्यादा सोचा नहीं और वह मैनेजर सोफिया की केबिन की तरफ चला गया। सोफिया की केबिन के बाहर आकर उसने नॉक किया और सोफिया की परमिशन मिलते ही वो अंदर आ गया। मैनेजर सोफिया, नाइस टू मीट यू। मैं आपको याद हूँ? ललित मुस्कुराते हुए सोफिया की तरफ देख रहा था। सोफिया को ललित याद था, क्योंकि उसने पहले भी कई बार ललित की कंपनी के साथ काम करने से इनकार कर दिया था। आज सुबह ही उनके बीच बिजनेस डील होने वाली थी और अब वह डील उनके बीच नहीं हो रही थी। ये सब कुछ आरव की वजह से हो रहा था और अब आरव ही उस कंपनी में नहीं था, तो उनके बीच कोई भी बिजनेस नहीं हो सकता था और इसलिए उसे ललित के साथ पोलाइट रहने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे याद है आपका नाम ललित है, लेकिन आप अंदर कैसे आए और किसी ने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? रिसेप्शनिस्ट ने मुझे अंदर आने को कहा। मैनेजर सोफिया, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, आप प्लीज इसे एक बार देख लीजिए। एक्चुअली हम आगे साथ में काम करने वाले हैं और इसलिए मैं आपको साथ में एक मील के लिए इनवाइट करने आया था, ताकि हम एक दूसरे को अच्छे से जान पाएं। तो क्या आप फ्री हैं? ललित की बात सुनकर सोफिया ने अपना फोन उठा लिया और एक नंबर डायल किया। वो साइड में आ गई जहां ललित उसकी बात न सुन सके। बिना मेरी परमिशन के तुम लोगों ने इसे अंदर कैसे आने दिया? क्या तुम लोगों को नहीं पता कि मुझसे मिलने से पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है? क्या अब तुम्हारा यहाँ काम करने का मन नहीं है? सोफिया ने कॉल अंजलि के पास किया था। सोफिया की बात सुनकर अंजलि डर के मारे घबराने लगी। मैनेजर, वो क्या? अगर ये गलती दोबारा हुई तो तुम अपना सामान उठाकर यहाँ से निकल जाना। फोन कट कर सोफिया ने ललित की तरफ देखा। सॉरी, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके साथ मील के लिए जा सकूँ। और रही कॉन्ट्रैक्ट की बात, तो आपको मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस एडवर्टीजमेंट डिजाइन करने की जरूरत है। आप कॉन्ट्रैक्ट पेपर को यहीं रख दीजिए और आप जा सकते हैं। सोफिया के ठंडे और रूड लुक को देखकर ललित आगे कुछ नहीं कह पाया। ठीक है, मैं निकलता हूँ। थैंक यू मैनेजर। उसने ऑकवर्डली स्माइल करते हुए कॉन्ट्रैक्ट को टेबल पर रख दिया और उदास होकर केबिन से बाहर निकल गया। सुबह तो जब मैंने सोफिया को कॉल किया था तो इसका टोन बहुत जेंटल था और सॉफ्ट भी, और अचानक से ये इतना एरोगेंट क्यों साउंड कर रही है? वो जैसे ही रिसेप्शनिस्ट अंजलि के सामने आया, उसने मुस्कुराते हुए उसे देखा और बोला, मिस, क्या आप आज रात फ्री हैं? मैं आपको डिनर पर लेकर जा सकता हूँ। अभी कुछ देर पहले ही सोफिया ने अंजलि को फोन कर गुस्सा किया था। अंजलि ने ललित को घूरते हुए देखा। मैं बिजी हूँ। रिसेप्शनिस्ट के मुंह से इनकार सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो गुस्से से मुड़ा और दरवाजे से बाहर निकल गया। इधर आरव डेमिन ऑनर्ड कंपनी से निकलकर कलिंगा डिजाइन कंपनी में आ गया और उस कंपनी के जनरल मैनेजर से मिला। उनसे मिलकर आरव को पता चल गया कि निहाल सिंह ने उसकी आइडेंटिटी के बारे में थोड़ा बहुत उन्हें बता रखा है, क्योंकि वो आरव को बहुत ही रिस्पेक्ट दे रहे थे। सर, सिंह सर ने मुझे सब कुछ बता दिया है और मैं कंपनी में आपकी एंट्री प्रोसीजर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। आपके लिए एक टेस्ट भी रेडी है।
आप जब चाहे काम पर आ सकते हैं। अगर आप काम पर नहीं आना चाहें तो नहीं भी आ सकते हैं। आपको आपकी हर मंथ की सैलरी मिल जाएगी। आरव ने अपना सिर हामी में हिला दिया। ठीक है, आप इस कॉन्ट्रैक्ट को देखिए। अगर आपको ये ठीक लगता है तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दीजिए और अब से कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी और ये करने के बाद आप मुझे बोनस दे देना। डेनियल ने वो कॉन्ट्रैक्ट अपने हाथ में लिया और थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद उस पर इमीडिएटली साइन कर दिया। उसने फाइनेंस टीम के मैनेजर को बुलाया और उससे एक बैंक कार्ड लिया। वो कार्ड उसने आरव की तरफ बढ़ा दिया। सर, इस कार्ड में 5 करोड़ रुपए हैं और इसका पासवर्ड 6 0 है। अगर आपको लगता है कि ये पैसे कम है तो आप मुझे कभी भी कह सकते हैं, मैं पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। आरव ने जिस एडवर्टीजमेंट डिजाइन का कॉन्ट्रैक्ट किया था उसकी टोटल कीमत 20 करोड़ रुपए थी और इसमें अगर आरव को बोनस मिलता तो वो सिर्फ 4 करोड़ रुपए होते और डेनियल ने ऑलरेडी उसे 5 करोड़ रुपए दे दिए थे, जो आरव की बोनस से 1 करोड़ ज्यादा था। नहीं, इतना काफी है, मैं निकलता हूँ। आरव ने अपना बैंक कार्ड लिया और कंपनी से बाहर निकल गया। उसने एक टैक्सी बुक की और सिम्बा होटल आ गया। वहाँ से उसने अपना BMW लिया और सीधे अदिति के ऑफिस के लिए निकल गया। आरव जैसे ही अदिति के ऑफिस के बाहर पहुँचा, उसकी नजर वहाँ पर पहले से ही खड़ी अदिति पर पड़ी, जो उसका वेट कर रही थी। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। आरव अपनी कार से बाहर उतरा और उसने अदिति की तरफ अपनी नजरें गड़ाए हुए पैसेंजर सीट का डोर खोल दिया। अदिति उसमें जाकर बैठ गई। आरव भी अपनी जगह पर आकर बैठ गया। उसने फिर से एक बार अदिति की तरफ देखा। हनी, मॉम ने मुझे कॉल किया था और उन्होंने हम दोनों को आज अपने घर बुलाया है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो तुम्हारे काम के बारे में तुमसे पूछने वाली है। क्या तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया है? अदिति की बात सुनकर आरव को रिलैक्स फील होने लगा। उसने अपनी पॉकेट में से बैंक का कार्ड निकाल लिया और उसे अदिति की तरफ बढ़ा दिया। तुम ये कार्ड देखो, इसमें मेरे बोनस के पैसे हैं। अदिति हैरानी से आरव को देखने लगी। अगले ही पल उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। हनी, तुम्हें कितना बोनस मिला? आरव ने अपने हाथ की 5 उंगली दिखाते हुए उसे इशारा किया। अदिति गेस करती हुई बोली, 50,000? आरव ने नामे से हिला दिया। नहीं, फिर से गैस करो। तो 5,000? अदिति थोड़ी उदास हो गई थी क्योंकि उसे पता था कि आरव को अगर सिर्फ 5,000 बोनस मिले होंगे तो उसकी मॉम फिर से आरव को बुरा भला कहेंगी। मुझे टोटल 5 करोड़ रुपए मिले हैं। अदिति की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो डिसबिलीफ के साथ आरव को देखने लगी। कितना बोनस मिला है तुम्हें? अदिति पिछले 3 सालों से काम करते हुए इतने पैसे नहीं कमा पाई थी और इतने पैसे कमाने की दूर की बात थी, वो तो कभी इतने पैसों के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। और आरव को अपने पहले ही डील से 5 करोड़ रुपए मिल गए थे। इतने पैसे कमाने में अदिति की पूरी जिंदगी लग जाती। मैं लकी निकला। ये कोई छोटी डील नहीं थी। एडवर्टीजमेंट का टोटल वर्थ 20 करोड़ का था और उसमें से मुझे 5 करोड़ बोनस के तौर पर मिला। क्या तुम सच बोल रहे हो? इतने ज्यादा पैसे? आरव ने अदिति को गले से लगा लिया और हल्के से अपने होंठ अदिति के माथे पर रख दिया। अदिति ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब उसे यकीन हो गया था कि आरव झूठ नहीं बोल रहा था। अदिति की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। मुझे पता था तुम ये कर लोगे और इस बार मेरी पूरी फैमिली में से कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कह पाएगा और अब से सबका तुम्हें देखने का नजरिया भी बदल जाएगा। आरव अदिति की आंखों में अपने लिए प्यार और फिक्र देख पा रहा था। वो कुछ देर तक अदिति को ऐसे ही निहारता रहा। आरव को पता था कि अदिति की बस यही ख्वाहिश थी कि सब आरव की रिस्पेक्ट करें, उसकी फैमिली आरव को अपना ले और आज भी वो इस बात के लिए स्ट्रगल कर रही थी। होप सो। आरव और अदिति बीना जी के फ्लैट पर आ गए। वो जब बिल्डिंग के बाहर पहुंचे तब उनकी नजर वहाँ पर पार्क्ड रेड पॉश पर पड़ी। ये तो अद्वैत की गाड़ी है ना? कल पुलिस ऑफिसर्स तो कह रहे थे कि अद्वैत को लंबे टाइम तक जेल में रहना पड़ सकता है, फिर वो इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गया? उसके पावरफुल डैड ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया होगा और वो बाहर आ गया। अच्छा है वो भी यहाँ है। आखिर ये जॉब उसी ने तो तुम्हें दिलाई थी। अब तुम्हें इतना बड़ा कमीशन मिला है तो हमें अद्वैत को भी थैंक यू बोलना चाहिए। आरव ने अदिति को अपनी कंपनी से निकल जाने के बारे में कुछ भी नहीं बताया क्योंकि वो उसे उदास नहीं देखना चाहता था और इस बात पर भी यकीन था कि ये बात बीना जी, शनाया और अद्वैत को जरूर पता होगी। वो दोनों अपार्टमेंट के बाहर आ गए। इस बार अद्वैत ने दरवाजा खोला। अद्वैत ने जैसे ही आरव और अदिति को अपने सामने खड़े देखा, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। अदिति, तुम यहाँ? लेकिन अब उसकी स्माइल आरव को बहुत फेक लग रही थी। अद्वैत, क्या तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस तुम्हें वापस मिल गया है?
कल रात के बाद तुम अभी भी ड्राइव कैसे कर पा रहे हो? आरव की बात सुनने के बाद अद्वैत के चेहरे से उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। तभी सामने से शनाया स्टाइल से चलती हुई आरव के पास आकर खड़ी हो गई और उसके हाथ को अपने हाथ में थाम लिया। आरव, तुम्हारी अकड़ अभी तक नहीं गई? आप अभी भी अद्वैत से ऐसा सवाल कैसे कर सकते हैं? कल रात आप वहीं थे ना, जब पुलिस अद्वैत को पकड़कर ले जा रही थी? फिर आपने अद्वैत की मदद क्यों नहीं की? शनाया की बात सुनते ही अदिति की घबराहट बढ़ गई। उसने आरव का हाथ पकड़ लिया। कल जब ये सब हो रहा था तो उसे पहले से ही पता था कि अगर उसने अद्वैत की मदद नहीं की तो सारा ब्लेम आरव पर आ जाएगा। वो घबराती हुई आरव को देखने लगी। अकाउंट में इतने सारे पैसे देखकर अद्वैत का मूड पूरी तरह से खराब हो चुका था। उसके चेहरे पर अनहैप्पी एक्सप्रेशन साफ दिखाई दे रहे थे। आज अद्वैत ने जब सुना कि आरव को ललित ने कंपनी से फायर कर दिया है तो उसे लगा था कि आरव को इस बार कोई भी नहीं बचा सकता। अब उसे दूसरा चांस मिलना इम्पॉसिबल था और इसी वजह से उसने बीना जी को सजेस्ट किया था कि वो लोग उसके बैंक कार्ड को चेक करें। ये कैसे हो सकता है? शनाया बार बार 5 के बाद जितने जीरो हैं वो काउंट कर रही थी। ये तो सच में 5 करोड़ रुपए है। अदिति की आंखों में चमक आ गई। उसने एक्साइटेड होकर आरव की तरफ देखा। अपने हस्बैंड को सक्सीड होते हुए देखकर वो बहुत प्राउड फील कर रही थी। मॉम, शनाया, आरव ने कुछ भी झूठ नहीं कहा था। आप लोग को जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। अब तो आप लोगों को आरव पर भरोसा है ना? माहौल को लाइट करने के लिए बीना जी थोड़ा सा खांसने लगी। ठीक है, हम इस बारे में घर पर चलकर बात करते हैं। अदिति ने मशीन से अपना बैंक कार्ड निकाल लिया और सब लोग वापस घर आ गए। अद्वैत पूरे टाइम सोच रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। घर पहुंचते ही उसने अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लाते हुए आरव से कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस आरव, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी जल्दी सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ने लगोगे। मेरे फ्रेंड की कंपनी छोड़ते ही तुमने कितनी तरक्की कर ली। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे दोस्त की कंपनी में काम करके अपना टैलेंट फेस कर रहे थे। अद्वैत, तुम्हारा वो दोस्त बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैंने उसकी कंपनी के लिए आज सुबह एक एडवर्टीजमेंट डील लाई थी, लेकिन मुझे बोनस देने की बजाय उसने मुझे कंपनी से ही निकाल दिया। आरव की बात सुनकर अदिति हैरान हो गई। ये करके तो उसने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। अद्वैत, क्या तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें इस बारे में कुछ बताया? अद्वैत ने फौरन ही ना में सर हिला दिया। नहीं, उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। इनफैक्ट हम बहुत अच्छे से एक दूसरे को जानते भी नहीं है। हाँ, स्कूल में हम क्लासमेट थे, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद हमने एक दूसरे को कभी देखा भी नहीं है। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऐसा आदमी निकलेगा। हाँ दी, ऐसा हो सकता